नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टोरी टेलर चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार के नॉवल मिलता है। इस कहानी में सारे पत्र लेखक की कल्पना मात्र है। एसमी 18 जोड़ कंटेंट हो सकते। ये कहानी केवल वॉइस के लिए है। चले आप कहानी पर नजर डालें। द सीओज ऑब्सेशन, अर्जुन। अध्याय 51 49 अर्जुन रायजादा जागता है। 51 अध्याय 49 अर्जुन रायजादा जागता है। 51 अध्याय 49 अर्जुन रायजादा जागता है। जियागुआई सिटी सशस्त्र बल अस्पताल। हाओजी और दाजिया पूरी रात इंतजार करते रहे और सुबह सुबह अर्जुन रायजादा के जागने का कोई संकेत नहीं दिखा। दोनों इतने चिंतित थे कि वे पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। उस दौरान हाओजी ने कई बार निर्देशक कियान को घटनास्थल पर घसीटा था, लेकिन ऐसी स्थिति का सामना करते हुए निर्देशक कियान ने अपनी लाचारी व्यक्त की। आखिरकार रोगी के सभी शारीरिक लक्षण सामान्य थे और उसके फेफड़े भी ठीक काम कर रहे थे। अरे, क्या तुम दोनों एक पल के लिए शांत हो सकते हो? मरीज की हालत स्थिर है और फेफड़ों में संक्रमण का कोई लक्षण नहीं है। उसे कुछ घंटों में जाग जाना चाहिए। निर्देशक कियान बिल्कुल असहाय थे। इन दोनों के कारण उसका काम कई बार बाधित हुआ था और अगर अर्जुन रायजादा जल्दी नहीं जागा तो उसने सोचा कि ये दोनों अस्पताल को तहस नहस कर देंगे। उसने जल्दी से उन्हें दिलासा दिया, बस थोड़ी देर और बैठो। बैठो, बैठने से तुम्हारा क्या मतलब है? हाओजी ने गुस्से से निर्देशक कियान पर चिल्लाते हुए कहा, हम पूरी रात बैठे ही रहे हैं। यदि हम बैठे रहेंगे तो हम जीवाश्म में बदल जाएंगे। नहीं, तुम्हें अब मेरे बड़े भाई को जगाना होगा, वरना मैं इसे जाने नहीं दूंगा। खांसी खांसी। जब दोनों लगातार बहस कर रहे थे, अर्जुन रायजादा अचानक जोर से खांसने लगा और उसके मुंह से काला खून बाहर आ गया। दाजिया चौंक गया और जल्दी से अर्जुन रायजादा को, जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था, बैठने में मदद की। उसने चिंता से पूछा, भाई क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अर्जुन रायजादा ने अपना सिर हिलाया और पूछा, क्यों? मैं अस्पताल में क्यों हूँ? अरे भाई, तुम्हें गोली लग गई। अर्जुन रायजादा को जागते हुए देखकर हाओजी ने निर्देशक कियान को परेशान करना बंद कर दिया और अर्जुन रायजादा के पास दौड़े और चिल्लाए, भाई तुम पूरे दिन और रात सो रहे थे, अब तबीयत कैसी है आपकी? बेहतर। अर्जुन रायजादा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और उनके दिमाग में तुरंत जियांगन नंबर 1 के उद्घाटन समारोह के दौरान हुई घटना याद आ गई। यादें ताजा हो गईं। उसने सिर हिलाया और जल्दी से पूछा, हत्यारे का क्या हुआ? ओह, मैंने उसका ख्याल रखा। हाओजी ने हंसते हुए कहा, उस आदमी में कुछ कौशल थे, लेकिन मेरे मुकाबले पर्याप्त नहीं थे। मुझे उसे खत्म करने में बस कुछ ही कदम लगे। तुमने उसे जिंदा क्यों नहीं पकड़ा? अर्जुन रायजादा ने भौहें चढ़ाईं। उसे जीवित पकड़ो। ऐसे किसी को रखने का कोई फायदा नहीं है। हाओजी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, उसे खत्म कर देना ही बेहतर है। उस कमीने ने आप पर हमला करने की हिम्मत की, मालिक। मैंने उसे मारकर आसानी से छोड़ दिया। श्रीमान कैसे हैं? ली क्या कर रहे हैं? उसे चोट तो नहीं लगी है ना? अर्जुन रायजादा ने जल्दी से पूछा। वास्तव में वह रियर ओबरॉय की हालत को लेकर बहुत चिंतित था। साथ ही उसे ये भी नहीं पता था कि घटनास्थल पर कोई अन्य हत्यारा भी था या नहीं। अगर ऐसा होता तो रियर ओबरॉय खतरे में पड़ सकती थी। दाजिया, जो उसके बगल में था, ने अर्जुन रायजादा को देखा और असंतोष से कहा, भाई वह ठीक है, लेकिन क्या आपको वास्तव में उसके लिए गोली खानी पड़ी? सच में तुम उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान हो। बिल्कुल, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं और दाजिया क्या करेंगे? हाओजी भी बहुत नाराज था। बकवास। अर्जुन रायजादा ने उन्हें चिढ़कर देखा, अपने मुंह के कोने से काला खून पोंछा और कहा, तियान्या समूह के अध्यक्ष के रूप में रियर ओबरॉय प्रतिष्ठित हैं और अरबों की संपत्ति रखते हैं। हम तुलना में क्या हैं? फुसफुसाहट। अर्जुन रायजादा के जागने के बाद निर्देशक कियान ने तुरंत नर्सों को उसकी पुनः जांच करने के लिए सूचित किया। नर्सें और निदेशक कियान के सहायक वहां एकत्रित हुए। प्रत्येक ने विभिन्न मशीनों पर डेटा की सावधानीपूर्वक जांच की, फिर एक साथ उस पर चर्चा की। अंतिम निष्कर्ष ये था कि अर्जुन रायजादा को अब कोई समस्या नहीं है। अब वह केवल अपने शरीर के ठीक होने का इंतजार कर रहा है। श्री हाँ, बधाई हो। हालांकि निर्देशक कियान को अर्जुन रायजादा के झांग यानतों के साथ रिश्ते के बारे में यकीन नहीं था, लेकिन ये तथ्य कि झांग यानतों के पिता प्रांतीय पार्टी सचिव थे, ने उन्हें अर्जुन रायजादा के प्रति अतिरिक्त सम्मान दिखाने का पर्याप्त कारण दिया। धन्यवाद डॉक्टर। अर्जुन रायजादा हंसा। रियर ओबरॉय और झांग यानतों को लगभग एक ही समय में अर्जुन रायजादा के जागने की खबर मिली। रियर ओबरॉय ने अपना काम लगभग तुरंत छोड़ दिया और सशस्त्र बल अस्पताल की ओर दौड़ी, क्योंकि अर्जुन रायजादा उसके लिए घायल हो गया था। अंदर ही अंदर वह अपराध बोध से ग्रस्त थी। लिन जिवेन और उपकप्तान जिन तथा कई अंगरक्षकों के साथ वह अस्पताल पहुंची। झांग यानतोंग उस समय गश्ती मिशन पर थीं, जब निदेशक कियान ने उन्हें सबसे पहले सूचित किया।
बिना कुछ सोचे समझे उसने अपनी पुलिस कार घुमा ली और अस्पताल की ओर चल पड़ी। जहां ज्ञानटोव ने गैस पर दबाव डाला और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी, जिससे उसके बगल में खड़ी फोन किन को लगभग अविश्वास हो गया कैप्टन झांग को कब से किसी आदमी की इतनी परवाह हो गई। रिया ओबरॉय की लिमोजिन सीधे अस्पताल के सामने रुकी। जिन गोयू ने तुरंत अपने अंगरक्षकों को आसपास की जांच करने के लिए भेजा। स्थिति गंभीर थी और रिया ओबरॉय की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अब रिया ओबरॉय को कोई भी नुकसान पहुंचने से उसका करियर खत्म हो जाएगा। रिया ओबरॉय कार से बाहर निकली, एक पल भी नहीं रुकी और लिफ्ट में प्रवेश करने के लिए मुड़ी। वह जल्दी से वार्ड की मंजिल की ओर और फिर अर्जुन रायजादा के कमरे की ओर चली गई। अर्जुन रायजादा बिस्तर के हेडबोर्ड पर झुकी हुई थी और दूर से रिया ओबरॉय की ऊंची एड़ी की आवाज सुन रही थी। उसकी नजर सीधे दरवाजे की ओर टिकी हुई थी। रिया ओबरॉय ने दरवाजा खोला, उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थी। जब उसने अर्जुन रायजादा को देखा, उसकी अभिव्यक्ति चिंता से भरी हुई थी। अर्जुन रायजादा हैरान रह गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि रिया ओबरॉय उसकी इतनी परवाह करेगी। वह थोड़ा अंदर की ओर हिल गया, लेकिन जल्दी ही अपने आप पर काबू पा लिया। श्री ली, तुम यहाँ हो। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया, उसके दांत खून से सने हुए दिखाई दिए, जिससे उसकी मुस्कान कुछ डरावनी लग रही थी। तुम जाग रहे हो। रिया ओबरॉय को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और वह केवल ऐसे ही नीरस बयान ही दे पा रही थी। उसने कमरे में चारों ओर देखा और तुरंत कियान वानके को देखा। वह जल्दी से पास आए और पूछा, निर्देशक कियान, मरीज की हालत कैसी है? उस समय कियान वानके अर्जुन रायजादा की वर्तमान स्थिति का दस्तावेजीकरण कर रहे थे। उसने रिया ओबरॉय की ओर देखा और कहा, हे श्रीमान ली, निश्चिंत रहें श्रीमान, आप ठीक हैं, सब कुछ सामान्य है। कुछ निरीक्षण के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है, बशर्ते गोली उनके शरीर के अंदर न रह गई हो, इसलिए स्थिति गंभीर नहीं है। यह अच्छा है। रिया ओबरॉय ने सिर हिलाया, राहत महसूस करते हुए, और अर्जुन रायजादा के अस्पताल के बिस्तर पर बैठ गई। उसने अपनी दृष्टि अर्जुन रायजादा पर केंद्रित की और कहा, बस उपचार पर ध्यान केंद्रित करो। हे असल में मुझे ठीक होने की भी जरूरत नहीं है, अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर के साथ ली की चिंता, मेरे घाव आधे से ज्यादा भर चुके हैं। रिया ओबरॉय शर्मा गई, लेकिन मन ही मन उपहास भी किया। यह आदमी हमेशा चिकनी चुपड़ी बातें करता रहता है और उसे पता रहता है कि वह पूरे दिन क्या सोच रहा है। खिड़की से हवा का एक झोंका आया और रिया ओबरॉय के लंबे बाल बिखर गए। उसने सहजता से अपने माथे से बालों को हटाने के लिए अपनी छोटी उंगली का इस्तेमाल किया। ये भाव किसी निर्जन घाटी में खिले लिली के फूल जैसा शुद्ध और प्यारा था। अर्जुन रायजादा पूरी तरह से मोहित हो गया। डम्मी, तुम क्या देख रहे हो? रिया ओबरॉय ने उसे घूर कर देखा। हे अर्जुन रायजादा का चेहरा हल्का लाल हो गया जब उसने कहा, श्रीमान ली, तुम बहुत सुंदर हो। इस टिप्पणी ने रिया ओबरॉय के चेहरे की चमक तुरंत बुझा दी तथा अर्जुन रायजादा के प्रति उसके मन में बची हुई सद्भावना भी मिटा दी। उसकी नजर में पुरुष हमेशा किसी खूबसूरत महिला को देखकर उत्तेजित हो जाते थे और उनकी चापलूसी उनके अगले कदम के लिए एक आधार मात्र होती थी। कम से कम रिया ओबरॉय ने तो यही सोचा था। पुरुषों के मीठे बोल हमेशा ही किसी महिला को बिस्तर पर लाने के लिए एक प्रस्तावना हुआ करते थे। रिया ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा को ठंडी नजर से देखा, उसे लगा कि वह उन चालाक, धोखेबाज लोगों से अलग नहीं है। रिया ओबरॉय ने कहा, चूंकि आप घायल हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अस्पताल में लंबे समय तक रहें। कंपनी चिकित्सा व्यय वहन करेगी, आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह अर्जुन रायजादा हैरान रह गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ क्षण पहले खिले हुए फूल की तरह वह अचानक बर्फ की तरह ठंडी क्यों हो गई थी। अरे क्या सचमुच एक महिला का मन इतना अथाह हो सकता है? अर्जुन रायजादा ने चुपचाप सोचा और अजीब तरह से कहा, तो शुक्रिया श्रीमान ली, ठीक है, आराम करो, मैं कंपनी वापस जा रही हूँ। रिया ओबरॉय ने ठंडे स्वर में मुंह फेर लिया, उसका मन उथल पुथल हो रहा था। जैसे ही वह मुड़ी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह वाक्य इतना परिचित क्यों लग रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी तक उस दर्दनाक याद को नहीं भूली है? आह रो, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। ये वाक्य रिया ओबरॉय के दिल में हमेशा के लिए एक दर्द बन जाएगा, उस आदमी के विश्वासघात की याद दिलाएगा जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। अमेरिका से लौटने के बाद से ही उसने उस आदमी के बारे में सब कुछ अपने दिल में दफना देने का फैसला कर लिया था और उस बारे में कोई याद न करने का निश्चय कर लिया था। फिर भी अर्जुन रायजादा के शब्दों ने अप्रत्याशित रूप से उस कड़वे अतीत को उजागर कर दिया था और दर्द टूटे हुए बांध की तरह बाहर निकल आया था। धप धप धप। रिया ओबरॉय के कदम तेजी से चलने लगे जब वह चली गई।
अर्जुन रायजादा ने आश्चर्य से उसकी बातें सुनी। उसे लगा कि उसके जल्दबाजी भरे कदमों में कुछ गड़बड़ है। हालांकि वह समझ नहीं पाया कि रिया ओबरॉय अचानक इतना क्यों बदल गई। रिया ओबरॉय को गए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था कि झांग यानतोव दौड़ता हुआ आया। तुम जाग रहे हो? झांग यानतोव अर्जुन रायजादा को देखकर खुश हुआ। उन्होंने पहले ही अर्जुन रायजादा की स्थिति के बारे में कियान वानके से उनके कार्यालय में परामर्श कर लिया था, इसलिए वह जानती थी कि उनका स्वास्थ्य गंभीर खतरे में नहीं है और उन्हें केवल कुछ पुनर्स्थापनात्मक देखभाल की आवश्यकता है। उसने मेज पर फलों की एक टोकरी रखते हुए प्रसन्नतापूर्वक कहा, लगता है आप इतने लोकप्रिय नहीं हैं, है ना? किसी और ने भी आपके लिए उपहार नहीं लाया है, मैं पहला व्यक्ति हूँ। कौन कहता है? अर्जुन रायजादा ने चंचल मुस्कान के साथ झांग यानतोव की ओर देखते हुए कहा, 1 मिनट के भीतर कोई मुझसे मिलने आएगा। बंद करो, शेखी बघारना बंद करो। झांग यानतोव ने मुंह बनाया। उसने अर्जुन रायजादा की एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। यदि कोई यहाँ घूमने आ रहा होता तो वह पहले ही यहाँ आ चुका होता। इसके अलावा अर्जुन रायजादा उसके ठीक सामने था। वह कैसे जान सकता था कि कोई 1 मिनट में आ जाएगा, जब तक कि वह किसी प्रकार का दिव्य कैलकुलेटर न हो। इस प्रकार उसने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि अगले ही पल झांग यानतोव का मुंह खुला रह गया। एकदम सही ओ बना जब अर्जुन रायजादा ने हाओजी की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, हाओजी दरवाजा खोलो। चलो देखते हैं कौन मुझसे मिलने आया है। ठीक है। हाओजी जल्दी से अपनी कुर्सी से कूद गया और दरवाजा खोल दिया। 52 अध्याय 50 अध्याय 049 बीमारों से मिलने वाला पुलिस फूल। 52 अध्याय 50 अध्याय 049 बीमारों से मिलने वाला पुलिस फूल। झांग यानतोव ने तुरंत दरवाजे की ओर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। फैंगजी कुछ छोटे भाइयों का नेतृत्व कर रहे थे और उनके पीछे लियू मोमो थे। प्रत्येक भाई के हाथ में फलों की टोकरी थी और वे चारों ओर ऐसे देख रहे थे मानो दरवाजे का नंबर ढूंढ रहे हों। यहाँ पर झांग यानतोव ने हाथ हिलाया। फैंगजी आश्चर्यचकित रह गया। उसके पीले बाल बड़े करीने से कंघी किए हुए थे। झांग यानतोव को पुलिस की वर्दी में दरवाजे पर खड़ा देखकर उसने आश्चर्य से उसका अभिवादन किया। यो कैप्टन झांग, आप भी यहाँ हैं। फैंगजी ने कैप्टन झांग को कई बार देखा था, चुपके से घूमते, जबरन वसूली करते, संरक्षण राशि वसूलते और इतनी बार जेल जाते कि वह गिनती भूल गया था। हालांकि उसकी मां को उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने उसे कहा कि एक बार बाहर आने के बाद वह किसी भी परेशानी से दूर रहे और बस यही बात थी। झांग यानतोव ने फैंगजी को घूरते हुए कहा, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? अरे तो तुम भी भाई चेन से मिलने आए हो। फैंगजी ने सोच विचार कर हंसते हुए लियू मोमो को धक्का दिया और कहा, मोमो आपराधिक पुलिस टीम के कैप्टन झांग से मिलो। आह, अधिकारी झांग नमस्ते। लियू मोमो चौंक गई, लेकिन उसका ध्यान अर्जुन रायजादा पर केंद्रित था। उसकी नजर तुरंत अस्पताल के बिस्तर पर लेटे अर्जुन रायजादा पर टिक गई और वह दौड़कर उसके पास गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, भाई चेन आप, तुम्हें चोट कैसे लगी? मैं ठीक हूँ, है ना? अर्जुन रायजादा ने धीरे से लियू मोमो के बालों को छूते हुए कहा, चिंता मत करो भाई चेन, बेहतर हो जाएगा और कल घर जा सकेगा। सचमुच? लियू मोमो ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। बेशक मोमो, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अर्जुन रायजादा ने लियू मोमो की ओर देखा। ये छोटी लड़की निश्चित रूप से बहुत बदल गई थी। जब उसने उसे 6 महीने पहले देखा था तब वह इतनी सुंदर नहीं दिखती थी। महज आधे साल में ही वह बहुत आकर्षक और मनमोहक हो गई थी। उसके द्वारा खरीदे गए कपड़ों को पहनकर वह एक मासूम आभा बिखेर रही थी। सांसारिक समाज में अनुभवी अर्जुन रायजादा को अपने दिल की धड़कन महसूस हुई। उसने मन ही मन सोचा, शायद एक दिन उसे सचमुच इस छोटी लड़की का पीछा करना चाहिए। ही लियू मोमो अर्जुन रायजादा की तारीफ से रोमांचित हो गई और किसी ऐसे व्यक्ति से प्रशंसा मिलने की अनुभूति का आनंद लेते हुए खड़ी हो गई और पोज देते हुए बोली, ठीक है, ये वह पोशाक है जो भाई चेन ने मेरे लिए खरीदी थी। बेशक यह अच्छी लग रही है। ठीक है, भाई चेन बाद में आपके लिए कुछ और खरीदेंगे। अर्जुन रायजादा हंसा। नहीं, मेरी माँ ने मुझे लापरवाही से पैसे खर्च न करने को कहा था, खासकर लड़कों के पैसे खर्च न करने को। लियू मोमो ने गंभीरता से कहा। आपकी माँ सही कह रही हैं। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि श्रीमती कैसे होंगी। लियू ने अपना पूरा जीवन लियू मोमो जैसे व्यक्ति को पालने के लिए कड़ी मेहनत की थी और उसे यूनिवर्सिटी सिटी भेजने में कामयाब रही। वह विश्वविद्यालय के लड़कों को बिना किसी कारण के धोखा देने की अनुमति नहीं दे सकता था। अर्जुन रायजादा श्रीमती की इस बात की पूरी तरह सराहना कर सकते थे। लियू के इरादे। फैंगजी ने अपनी फलों की टोकरी पकड़े हुए कहा, भाई चेन, मैं भी आपसे मिलने आया हूँ। यो, तुम छोटे बदमाश, मैं तुम्हें देखकर हैरान हूँ।
अर्जुन रायजादा हंसा, फिर पलट कर देखा कि फैंग जी अपने छोटे भाइयों को साथ लाया था, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में उपहार थे, जिससे लगभग पूरी मेज भर गई थी। समूह में सभी लोग मुस्कुरा रहे थे और हाओजी और दाजिया ने सीधे उपहारों से खाना शुरू कर दिया। झांग यानटोग ने खुद को दरवाजे की ओर धकेला हुआ पाकर बगल से भौहें सिकुड़ी। उसने असहाय होकर आह भरी, अपनी पुलिस वर्दी ठीक की, फिर मुड़कर चली गई। फोन किन ने जल्दी से पूछा, कैप्टन झांग, क्या हम पूछने वाले नहीं हैं? क्या पूछो, चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं, झांग यानटोग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन मुझे लगता है कि अर्जुन रायजादा के आसपास मौजूद हुए 2 आदमी वाकई संदिग्ध हैं। फोन किन परेशान था। बस चलो इसे यहीं रोकते हैं, झांग यानटोग ने अपनी टोपी ठीक की और लिफ्ट में प्रवेश करने के लिए मुड़ी। अस्पताल के कमरे के अंदर जीवंत माहौल था। फैंग जी ने देखा कि लियू मोमो लगभग अर्जुन रायजादा के ऊपर लेटी हुई थी और चिढ़ाने लगा, भाई चेन, उसे एक चुंबन दे दो। हाँ, भाई चेन, हमें दिखाओ, उसे एक चुंबन दो, लाल स्कार्फ जियोएर ने सूंघते हुए कहा, क्योंकि उसकी चमकती आंखें लियू मोमो पर टिकी हुई थीं। हालांकि जियोएर केवल 12 साल का था, वह अपनी उम्र के सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत लंबा था और 20 साल का दिखता था। उसकी मुस्कान बड़ी थी और आंखें चमक रही थीं, वह लियू मोमो को देख रहा था। लियू मोमो ने अपनी नई पोशाक में 12 वर्षीय रेड स्कार्फ को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह अपनी आंखें उससे हटा नहीं पा रहा था। उसने काले रंग की डेनिम मिनीस्कर्ट पहनी थी, उसकी लंबी टांगें पीली थीं और ऊपर से ऑफ शोल्डर ड्रेस जो बेहद खूबसूरत थी, जिससे उसका पेट थोड़ा सा दिख रहा था। जियाओएर, तुम क्या हलचल मचा रहे हो? अर्जुन रायजादा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे छोटे लड़के, शायद अभी तक तुम्हारे बाल भी पूरे नहीं बढ़े हैं, है ना? बकवास, रेड स्कार्फ ने तुरंत आपत्ति जताते हुए कहा, भाई चेन, आप क्या बात कर रहे हैं? मेरा उपकरण बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाल ही में मेरी कक्षा की एक लड़की से मुलाकात हुई। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप जी जियाओ से पूछ सकते हैं, वह सबसे अच्छा जानता है। हाँ, सब लोग हंस पड़े। लियू मोमो, जो एक तरफ खड़ा था, लाल चेहरे और गर्म कानों से सुन रहा था। ये बुरे लोग वास्तव में उसके सामने ऐसे गंदे शब्द कह रहे थे। लेकिन भाई चेन के आसपास होने पर भी वह सुनने को इतनी इच्छुक क्यों थी? लियू मोमो ने मन ही मन खुद को कोसा। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, यह आशा करते हुए कि उसका मन इन विचलित करने वाले विचारों से मुक्त हो जाएगा। मोमो, तुम्हें क्या हुआ है? अर्जुन रायजादा ने उसके गाल को छुआ और कहा, यह इतना गर्म क्यों है? मैं ठीक हूँ। लियू मोमो ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, भाई चेन, आप निश्चिंत हो सकते हैं, मैं सचमुच ठीक हूँ। बहन मोमो, आप शर्मीली लग रही हैं। रेड स्कार्फ ने अपनी आंखें झपकाईं, लियू मोमो की ओर देखा और कहा, आप भाई चेन के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी, है ना? फट। फैंग जिक्सियाओ और अन्य लोग तुरंत हंस पड़े। ये बच्चा बहुत ही मजाकिया था, इतना सीधा सवाल पूछ रहा था। सभी लोग उस बच्चे को देखकर इतने खुश हुए कि हंसते हंसते उनकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही लियू मोमो थोड़ा ठीक होने लगी, उस शापित बच्चे जियोएर ने कुछ कहा और उसे वापस शुरुआती स्थिति में पहुंचा दिया। उसने अपना सिर अर्जुन रायजादा की छाती में दबा लिया, बाहर आने से इनकार कर दिया। चाहे अर्जुन रायजादा ने उसे कितना भी समझाया हो, वह थोड़ा भी हिलने को तैयार नहीं थी। हालांकि यदि किसी और ने यह बात कही होती तो संभवतः इसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता। मुख्य कारण ये था कि जियोएर युवा थी और सुंदर व्यवहार कर रही थी। एक छोटा सा शरारती बच्चा लियू मोमो से, जो उससे 6 साल बड़ा था, ऐसे मामलों के बारे में पूछता फिरता था, जो निश्चित रूप से मनोरंजक था। बस हंसना बंद करो। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मोमो रोने लगेगी। अर्जुन रायजादा ने झुंझलाहट से फैंग जिक्सियाओ और अन्य लोगों को घूरा। हाओजी और दाजिया ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और एक तरफ बैठ गए और अर्जुन रायजादा के लिए उपहारों को साफ सुथरा करने में व्यस्त हो गए। ठीक है, सब लोग हंसना बंद करो। मोमो एक लड़की है, उसकी त्वचा पतली है, वह आप जैसे सख्त आदमियों की तरह कैसे हो सकती है? तुम्हारी खाल शहर की दीवार से भी मोटी है। फैंग जिक्सियाओ चुपके से हंसा। जब सब लोग शांत हो गए तो लियू मोमो अंततः अर्जुन रायजादा के आलिंगन से बाहर आ गई। उसने फैंग जिक्सियाओ को घूरते हुए कहा, फैंग जिक्सियाओ, तुम बदमाश हो, मैं तुम्हें फिर से परेशान नहीं करूंगी। अगली बार जब आप बारबेक्यू के लिए मेरी माँ के स्टैंड पर आए तो छूट पाने के बारे में सोचना भी मत। अचानक सभी लोग अचंभित रह गए। फैंग जिक्सियाओ का छोटा भाई और उसका गिरोह अर्जुन रायजादा के संपर्क पर निर्भर था और श्रीमती के सदस्य मूल्यों का आनंद ले रहे थे। लियू के स्टैंड पर छूट वाली बारबेक्यू और मुफ्त पे शामिल हैं। फैंग जिक्सियाओ और उसके गरीब गिरोह के लिए यह एक भव्य मामला था।
अब लियू मोमो द्वारा इसे वापस ले लिए जाने पर उन सभी के चेहरे पर परेशानी के भाव थे और वे विनती कर रहे थे, मोमो नहीं, बहन मोमो। उद्धरण चिन्ह। हम, तुम्हारी बहन कौन है, तुम मुझसे बड़ी हो। लियू मोमो ने मुंह बनाया। अय्यो बहन मोमो, क्या आप हमें माफ नहीं करेगी? हम जानते हैं कि हम गलत थे। फैंग जिक्सियाओ लगातार विनती करता रहा। तुम्हें पता है कि तुम गलत थे। लियू मोमो ने गुस्से का नाटक करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें अभी कुछ देर पहले ये सब मजेदार नहीं लगा था? अब तुम क्यों नहीं हंस रहे हो? ऐसा लगता है कि आप मुझे गंभीरता से नहीं लेते हैं। अरे बहन, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हम सभी आप और भाई चेन की सुरक्षा पर भरोसा नहीं करते? अगली बार नहीं, अभी मैं तुम्हारे लिए इन बदमाशों के झुंड से निपट लूंगा। फैंग जिक्सियाओ ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और भीड़ को आंखों के इशारे से देखा। सभी को तुरंत संदेश समझ में आ गया और वे अपने अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लगे और कहने लगे, बहन मोमो, हम गलत थे, ठीक है। कमरे में बहुत से लोग अपने अपने मुंह पर थप्पड़ मार रहे थे और हालांकि वे वास्तव में जोर से नहीं मार रहे थे, लेकिन इससे लियू मोमो के दिल में थोड़ा घमंड शांत हो गया। उसने अपना गला साफ किया और कहा, ठीक है, बस इतना ही काफी है। ऐसा दोबारा मत होने दो। हे धन्यवाद सिस्टर मोमो। फैंग जिक्सियाओ और उनका दल अब लियू मोमो को बड़ी बहन बॉस के रूप में मान रहे थे और स्वाभाविक रूप से अर्जुन रायजादा बड़ा भाई बॉस था। जीजियाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अर्जुन रायजादा ने हाथ हिलाकर फैंग जिजियाओ को संकेत दिया। भाई चेन, क्या बात है? फैंग जिक्सियाओ जल्दी से पास आया। क्या तुम्हें याद है कि मैंने एक बार तुमसे क्या कहा था? अर्जुन रायजादा ने फैंग जिक्सियाओ को गंभीरता से देखा और कहा, मैंने तुम्हें जमीन का एक टुकड़ा देने की बात कही थी, याद है? भाई चेन, क्या आप गंभीर हैं? फैंग जिक्सियाओ हैरान रह गया और अर्जुन रायजादा की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर ये बिल्कुल भी मजाक नहीं लगा। उन्होंने तुरंत पूछा, भाई चेन, आप सचमुच ऐसा नहीं कर रहे हैं, है ना? मेरे शब्दों में हमेशा वजन होता है, अर्जुन रायजादा ने हंसते हुए कहा। बाद में यूनिवर्सिटी सिटी में जियागुआई हॉटपॉट सिटी पर कब्जा करने की तैयारी के लिए कुछ और भाइयों को इकट्ठा करो। धमाका। फैंग जिक्सियाओ लगभग गिर गया। वह जल्दी से अस्पताल के बिस्तर पर लेटा और चौंक कर पूछा, भाई चेन, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? वह क्षेत्र भाई दंडन का है, मुझे उसे लेने के लिए कहना मेरे लिए मृत्यु वारंट पर हस्ताक्षर करने जैसा है। उस आदमी के पास बंदूकें हैं और मेरे कुछ छोटे भाई, वे तोप का चारा भी नहीं बन सकते। मेरे नेतृत्व का पालन करें और आप गलत नहीं होंगे। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और आगे कहा, अब झांग दादन को पुलिस ने पकड़ लिया है। दर्जनों किलोग्राम ड्रग्स की तस्करी, वह तो मर ही गया। अगर वह मरता भी नहीं है तो भी वह जीवन भर जेल में रहेगा और इस जीवन में कभी बाहर नहीं आ सकेगा। फैंग जिक्सियाओ स्तब्ध रह गया। हाल ही में नशीली दवाओं के भंडाफोड़ की अफवाहें उड़ी थीं, लेकिन यूनिवर्सिटी सिटी से कोई खबर नहीं आई थी। शायद भाई दंदन के आदमियों ने सूचना को छिपा लिया था। फैंग जिक्सियाओ एक पल के लिए सन्न रह गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने बड़ी मुश्किल से निगलते हुए पूछा, भाई चेन, भाई दंदन पकड़े जा सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी सिटी का वह क्षेत्र अभी भी उनके आदमियों के नियंत्रण में है। अगर हम वहां जाएंगे तो क्या हम अपनी मौत की ओर नहीं जा रहे होंगे? 53 अध्याय 51 अध्याय 050 घायल महिला 53 अध्याय 51 अध्याय 050 घायल महिला। अर्जुन रायजादा ने हल्की सी मुस्कान पहनी, स्पष्ट रूप से फैंग जिजियाओ की प्रतिक्रिया से संतुष्ट थी, जो कम से कम तुरंत सहमत नहीं थी। कोई भी अन्य व्यक्ति ऐसे आकर्षक अवसर को प्राप्त करने के लिए उत्साहपूर्वक अपनी स्वीकृति दे सकता था, केवल एक मूर्ख ही ऐसा नहीं करेगा। लेकिन फैंग जिजियाओ ने ऐसा नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर विचार करना शुरू कर दिया। बेशक ऐसे लोगों के अपने फायदे और नुकसान हैं। जल्दबाजी की मानसिकता के बिना वे भाग्य नहीं बना पाएंगे। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में उन्हें उस पर कड़ी नजर रखने की जरूरत पड़ेगी। चिंता मत करो, चूंकि मैंने कहा था कि मैं इसे तुम्हें दे दूंगा, इसलिए ये तुम्हारा है। ये फिसलेगा नहीं, अर्जुन रायजादा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, चूंकि भाई चेन ने ऐसा कहा है, मैं इस बार उनकी बात मानूंगा। फैंग जिजियाओ ने सहमति में सिर हिलाया। उत्साह से अर्जुन रायजादा की ओर देखते हुए पूछा, भाई चेन, हम उस हॉटपॉट सिटी पर कब कब्जा कर सकते हैं? इसमें बहुत पैसा खर्च होगा, है ना? मैं आपकी मदद करूंगा। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और बोला, मुझे कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी और तब हम यह मामला सुलझा लेंगे। तियान्या समूह। कार्यालय लौटने के बाद रियो ओबरॉय ने तुरंत सभी आगंतुकों के लिए अपना दरवाजा बंद कर दिया और लिन जिवेन को निर्देश दिया कि वह सभी मामलों को उसे परेशान करने से रोके। उसने अपने कार्यालय का दरवाजा बंद कर लिया और फिर सोफे पर गिर पड़ी तथा फूट फूट कर रोने लगी।
वह अपने मन से उस छाया को क्यों नहीं हटा सकी? अर्जुन रायजादा उसके जैसा क्यों दिखता था? अनजाने में अपने दिल के उस घाव को छू लेने पर उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि दो असंबद्ध और असमान लोग एक जैसे कैसे दिख सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? रिया ओबरॉय सोफे पर सिमट गई, उसके खूबसूरत चेहरे पर आंसू बह रहे थे, जिससे उसे देखने वाले का दिल दुख रहा था। वे कहते हैं कि जिन महिलाओं को चोट पहुंचाई गई है वे पुरुषों के प्रति घृणा रखती हैं, और यह गलत नहीं है। उस आदमी द्वारा त्याग दिए जाने के बाद रिया ओबरॉय ने पुरुषों पर भरोसा करना बंद कर दिया। पुरुषों के मीठे बोल और कुछ नहीं बल्कि महिलाओं को बिस्तर पर लाने का एक बहाना है। लेकिन क्या उसकी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का इलाज नहीं किया गया था? अर्जुन रायजादा के शब्दों ने उसकी सुरक्षा क्यों तोड़ दी? रिया ओबरॉय ने विचार करना शुरू किया। परित्यक्त होने के बाद उनमें गंभीर एगोराफोबिया विकसित हो गया और उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पेशेवर मनोवैज्ञानिक से उपचार करवाया, जिसके बाद वे एक नई इंसान बनकर लौटी। अपने देश लौटने के बाद से वह किसी भी लक्षण से मुक्त थी, लेकिन अब एक अकेले आदमी ने उसके दिल में उस घाव को फिर से खोल दिया है। शुरुआत से लेकर अब तक सोफे पर लेटे हुए रिया ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा के साथ हर बातचीत को फिर से दोहराया। उनकी पहली मुलाकात से लेकर वर्तमान तक वह ये जानकर भयभीत हो गई कि शुरू से अंत तक उसने कभी भी अर्जुन रायजादा का विरोध या नापसंदगी नहीं दिखाई। इस चौंकाने वाले खुलासे से उसे विश्वास हो गया कि वह उसे पसंद कर सकती है। नहीं, ये तो असंभव था। कदापि नहीं। इस दुनिया में एक भी अच्छा आदमी नहीं है। सभी मनुष्य ऐसे प्राणी हैं जो अपने निचले शरीर से सोचते हैं। वे नैतिकता और मर्यादा की बातें कर सकते हैं, पूर्ण सज्जनों की तरह दिख सकते हैं, या स्वयं को महान अनुग्रह के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन वे एक तथ्य से कभी नहीं बच सकते थे, उनके सभी कार्य दिखावा मात्र थे, महिलाओं को धोखा देकर बिस्तर पर लाने की एक चाल मात्र। नहीं। रिया ओबरॉय घबराहट में सोफे से लुढ़क गई और फर्श से उठ खड़ी हुई और बोली, नहीं, मुझे वह पसंद नहीं है, मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उससे घृणा करती हूँ, मैं उससे नफरत करती हूँ। कुछ ही दिनों में अर्जुन रायजादा को मशीनों से अलग कर दिया गया और वह घर लौट आया। जिस दिन वह घर लौटा, लियू मोमो और फैंग जियाओ दोनों उसे लेने आए। यद्यपि उनके पास रिया ओबरॉय के वाहनों जितने भव्य वाहन नहीं थे, फिर भी उनकी ईमानदारी अधिक मूल्यवान थी। अनजाने में अर्जुन रायजादा फैंग जियाओ को अपना छोटा भाई और लियू मोमो को सगी बहन से भी अधिक प्रिय मानने लगा था। चलो पीते हैं भाई चेन, चलो पीते हैं, फैंग जियाओ ने हंसते हुए कहा। चलो चलें। ढीले ट्रैकसूट पहने अर्जुन रायजादा ने हाथ हिलाया और वे तुरंत कुछ टैक्सियों में सवार होकर शंघाई जिले की ओर तेजी से चल पड़े। जिले के बाहर उन्होंने अचानक एक जियांग रेस्तरां को चुना और जीवंत माहौल में एक मेज के चारों ओर इकट्ठा हो गए। भाई चेन, हमें भोजन के लिए किसी बड़े होटल में जाना चाहिए। आपको अभी अभी छुट्टी मिली है, हमें कम से कम आपकी वापसी का जश्न तो मनाना चाहिए, है ना? फैंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। वह अर्जुन रायजादा को एक फैंसी होटल की ओर खींच रहा था, लेकिन अर्जुन रायजादा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ खाते हैं। बकवास, यह एक जैसा कैसे हो सकता है? किसी बड़े होटल में आपको प्रवेश करते ही सेवा मिल जाती है, स्वागत कहकर आपका स्वागत किया जाता है, परिचारिकाएं आपकी सेवा करती हैं, तथा आपकी मेज पर व्यक्तिगत रूप से आपकी सेवा की जाती है। अरे, क्या ये छोटा सा रेस्तरां ऐसा ऑफर दे सकता है? केवल 2 वेटरों के साथ जो घमंड से काम ले रहे थे, एक तरफ बैठकर अपने सूरजमुखी के बीज तोड़ रहे थे और अर्जुन रायजादा और उसके समूह को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे, जैसे कि उनका कोई महत्व ही नहीं था। जब उन्हें बियर का एक डिब्बा और मूंगफली की 2 प्लेटें परोसी गईं, तो उनके पास और कोई व्यंजन नहीं बचा। वे कुछ नहीं कर सकते थे, ये छोटा सा रेस्तरां बहुत धीमा था। यदि यह कोई बड़ा होटल होता तो वह शिकायत करता। अरे, आपने हमें बियर परोसी है, क्या आप इसे हमारे लिए नहीं खोलेंगी? फैंग जियाओ हैरान था और उसने पीछे मुड़कर मोटी वेट्रेस को देखा। मैं इसे कैसे खोलूं? क्या आपको नहीं पता कि कैसे? वेट्रेस सिचुआन लहजे में बोल रही थी। उसने फैंग जियाओ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जबकि वह अपने फोन पर क्यू पर बात कर रही थी। उसके हाथ में मुट्ठी भर सूरजमुखी के बीज भी थे। अर्जुन रायजादा ने अनजाने में अपने फोन पर चल रही बातचीत पर नजर डाली और लगभग खून थूक दिया। क्यू चैट में लवर बॉय नाम का एक लड़का पूछता हुआ दिखा, बेब क्या तुम सुंदर हो? मैं आपसे मिलने जियागुआई शहर आऊंगा, सौदा। वेट्रेस बहुत प्रसन्न दिख रही थी और उसने कीबोर्ड पर टाइप किया, ठीक है, लेकिन मैं इतनी आसान नहीं हूं, इसलिए गलतफहमी में मत रहना। अरे, उस बातचीत ने अर्जुन रायजादा को लगभग मार डाला। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। भाई चैन, क्या हुआ? लियू मोमो ने अर्जुन रायजादा का पीला चेहरा देखा और जल्दी से पूछा, क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं?
नहीं नहीं, अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराहट दबा ली, लेकिन फिर पलटकर देखा कि फैंग जियाओ बियर की कैप को जोर से काट रहा था। उसने दाजिया से कहा, जिया तुम इसे खोलो। जरूर, दाजिया ने सिर हिलाया और फैंग जियाओ से कहा, मैं तुम्हें एक तरकीब दिखाऊंगा। फैंग जियाओ दंग रह गया जब उसने देखा कि दाजिया ने बॉक्स से 3 बियर बाहर निकाल ली। 3 बियर पकड़े हुए दाजिया ने अपने दाहिने अंगूठे का इस्तेमाल करके एक ढक्कन को झटका और हंसते हुए कहा, ध्यान से देखो, जल्दी से आना। वह मजबूत टोपी, जिसने बिना हिले फैंग जियाओ के दांतों को भी चोट पहुंचाई, दाजिया के अंगूठे से उतार दी गई। और यह सिर्फ एक ही नहीं था, दाजिया ने तीनों बोतलें बड़ी आसानी से खोल दी, मानो वे साधारण डिब्बा बंद पे हो। सभी लोग आश्चर्य से देखते रह गए। भाई चेन, यह आदमी अद्भुत है। फैंग जियाओ ने मुंह खोला। उसके लिए तो ये बस केक का एक टुकड़ा है। अर्जुन रायजादा हंसा और अपना गिलास उठाते हुए बोला, चलो पीते हैं। सभी ने अपने गिलास उठाए और फैंग जियाओ की अर्जुन रायजादा के प्रति प्रशंसा और गहरी हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि उसके पास ऐसे दुर्जय छोटे भाइयों को देखते हुए कुछ अकथनीय रहस्य होने चाहिए। फैंग जियाओ बेवकूफ नहीं था। हाओजी और दाजिया के कौशल से ये स्पष्ट था कि ये दोनों सिर्फ साधारण अंगरक्षक नहीं थे, उनकी अन्य पहचान भी होनी चाहिए। पेय पदार्थों का प्रवाह जारी रहा और जैसे जैसे शाम ढलती गई, सभी लोग आनंद लेने लगे। अचानक छुरे और कुल्हाड़ियों से लैस एक गिरोह घुस आया। वेट्रेसें तुरंत खड़ी हो गईं, लेकिन वर्षों से इस लाइन में खड़े होने के कारण उन्होंने हर तरह के लोग देखे थे और वे ज्यादा चिंतित नहीं थी। बॉस, हमारे लिए कुछ बियर के डिब्बे लाओ। नेता, जो नंगे सीने था, चिल्लाया। आ रहा, अभी आ रहा है। वेट्रेस, जो फैंग जियाओ के प्रति अभी तक उपेक्षापूर्ण थी, ने तुरंत अपना फोन जेब में डाला और अंदर भागी। 2 बियर के केस बाहर ले जाने के लिए संघर्ष कर रही थी। फिर एक एक करके उसने उन्हें गिरोह के लिए खोल दिया, जिससे फैंग जियाओ नाराज हो गया। अरे, उन्हें तो आराम से परोसा जाता है, मुझे अपने दांतों का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा। बड़े भाई, चीयर्स। फूलों वाली शर्ट पहने एक छोटे भाई ने टोस्ट किया। अम्मा, चलो सब लोग पी लो। नेता ने अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए और अपनी छाती पर काले बालों के गुच्छे दिखाते हुए कहा। एक बड़ा कटोरा पकड़े हुए उन्होंने कहा, इसे पीने के बाद हमें आज रात कड़ी मेहनत करनी होगी। हर किसी की नजर यूनिवर्सिटी सिटी में जमीन के उस टुकड़े पर है। एक बार झांक दादन गिर गया तो बहुत से लोग उसे देखेंगे। बिल्कुल, अगर हमें यूनिवर्सिटी सिटी में जमीन का एक टुकड़ा मिल जाए तो फिर हम तैयार हैं। हाँ, तब तो हम अच्छी जिंदगी जी रहे होंगे। छोटे भाइयों की आंखें उत्साह से चमक रही थीं, मानो यूनिवर्सिटी सिटी पर कब्जा करना कोई विजय नहीं बल्कि केवल सुरक्षा बलों का परिवर्तन था। अब जबकि झांक दादन गिर चुका था, जियागुआई शहर के गिरोह आंखों में तारे लिए भेड़ियों के झुंड की तरह अंतिम बिगुल की आवाज का इंतजार कर रहे थे। एक बार जब ये बजता तो एक बड़ी ताकत आगे बढ़ती। भाई चेन, फैंग जियाओ ने गिरोह को आश्चर्यचकित देखा, सोच रहा था कि क्या जियागुआई शहर पूरी तरह से अराजकता में उतर गया था। उनकी परवाह मत करो, अर्जुन रायजादा ने हाथ हिलाकर टाल दिया। उसने लियू मोमो की ओर देखा और कहा, मोमो खाओ। हाँ धन्यवाद भाई चेन। लियू मोमो ने सिर हिलाया। आसपास की मेजों पर बैठे लोग काफी डरावने लग रहे थे। हर एक के शरीर पर टैटू थे, चेहरे पर छेद थे और बाल विभिन्न रंगों में रंगे हुए थे, जो किसी को भी भयभीत करने के लिए काफी थे। जैसे ही लियू मोमो देखने के लिए मुड़ी, नंगे सीने वाला आदमी भी मुड़ा और लियू मोमो के शुद्ध और प्यारे चेहरे पर उसकी नजर पड़ी, जिससे वह अचंभित रह गया और उसके मुंह से लार टपकने लगी और वह बुदबुदाया, हे भगवान, कितनी खूबसूरत महिला है। आह! लियू मोमो चौंक गई और जल्दी से पीछे मुड़ गई, उसका दिल डर से कांप रहा था। हाँ, फैंग जियाओ। वह आदमी तुरंत अपने स्टूल से खड़ा हो गया, फैंग जियाओ को देखकर मुस्कुराया और कहा, यो, क्या हुआ, आज कुछ पैसे कमाए? अपने लड़कों को भोजन पर आमंत्रित कर रहे हैं। फैंग जियाओ हैरान रह गया, ऐसा लग रहा था कि वह इस आदमी को पहचान नहीं पाया। उसे कब ऐसा कोई मित्र मिला जो उसके लिए आवाज उठा सके। आखिरकार आप किसी मुस्कुराते हुए चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारते। उस आदमी को प्रसन्नतापूर्वक अभिवादन करते देख फैंग जियाओ जल्दी से खड़ा हो गया, अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली, उसे थमा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खेद है, लेकिन आप कौन हो सकते हैं? 54 अध्याय 52 अध्याय 051 कानून सबूत के बारे में है। 54 अध्याय 52 अध्याय 051 कानून सबूत के बारे में है। स्मैक। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लंबे आदमी ने तुरंत फैंग जियाओ के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया, जिससे एक तीखी आवाज हुई। फैंग जियाओ पूरी तरह से स्तब्ध था, वह अपना चेहरा पकड़े हुए लकड़ी के मुर्गे की तरह जम गया था। फैंग जियाओ के कई अधीनस्थ तुरंत खड़े हो गए और उस लंबे आदमी को गुस्से से घूरने लगे। अच्छा, यह क्या है?
तुम्हें लगता है कि तुम लोग मुझसे मुकाबला कर सकते हो? बस मुट्ठी भर तुम लोग। लंबे आदमी ने ठंडे स्वर में उपहास किया और कहा, फैंग जिक्सियाओ, तुम मुझे काटना चाहते हो? आप ये तो नहीं भूल गए होंगे कि मैं कौन हूँ, है ना? नानटो टाउन से स्कार भाई। ये तुम हो? फैंग जिक्सियाओ चौंक गया और बोला, क्या तुम अपनी जान बचाने के लिए नहीं भाग रहे थे? अरे अब जब झांग दादन पकड़ा गया है तो मैं किस जीवन के लिए भाग रहा हूँ? मैं यहाँ उसकी जान लेने आया हूँ, हे भगवान। स्कार ने ठंडे स्वर में हंसते हुए लियू मोमो की ओर इशारा किया और कहा, ये लड़की बुरी नहीं है, इसे मुझे दे दो और मैं तुम्हें 30,000 युआन दूंगा, कैसा रहेगा? अरे तुम मुझे क्या समझते हो? फैंग जिक्सियाओ तुरंत क्रोधित हो गया और स्कार ब्रदर पर हमला कर दिया। स्कार को उम्मीद नहीं थी कि फैंग जिक्सियाओ अचानक हमला कर देगा, और जब फैंग जिक्सियाओ ने उसके माथे पर मुक्का मारा तो वह अचंभित रह गया। खड़खड़ाहट। लंबे कद के व्यक्ति के 10 से अधिक साथी हाथों में कुल्हाड़ी लेकर तुरंत हमला बोल दिए। दोनों समूह आमने सामने हो गए। फैंग जिक्सियाओ के पास केवल 3 अधीनस्थ थे और उनमें से एक ने लाल दुपट्टा पहना हुआ था, फिर भी समूह बिना हिले डुले अपनी जगह पर डटा रहा। अर्जुन रायजादा का चेहरा बेहद अजीब था। यह ऐसा समय था जब अगर दूसरे उसे अपमानित नहीं करते तो वह भी दूसरों को अपमानित नहीं करता। फिर भी अप्रत्याशित रूप से आज दूसरों ने उसके सिर पर पैर रख दिया। भाई चेन। फैंग जिक्सियाओ ने पिल्ला जैसी आंखों से अर्जुन रायजादा को देखा, कुछ शर्मिंदा महसूस कर रहा था। भाड़ में जाओ। स्कार ने अपना सिर हिलाया, उसकी दृष्टि थोड़ी धुंधली थी। हालांकि जब उसने लियू मोमो को देखा तो उसे वह और भी अधिक सुंदर लगी। यह कोहरे के बीच फूलों को देखने जैसा था। स्कार ने अपना हाथ हिलाया और कहा, भाइयों, चलो पहले इन लोगों के साथ अपने चाकू कौशल का अभ्यास करें। गर्जना। 10 से अधिक आदमियों के समूह ने लगभग एक साथ उन्हें घेर लिया। हालांकि अर्जुन रायजादा 1 इंच भी नहीं हिला। वह शांति से वहां बैठा रहा, अपने वाइन ग्लास से घूंट लेता रहा। अपने दांतों को भींचते हुए फैंग जिक्सियाओ ने अपने 3 अधीनस्थों के साथ हमला किया और वे तुरंत लड़ाई में शामिल हो गए। एक झटके में विरोधी छोटे भाइयों में से एक को फैंग जिक्सियाओ ने जमीन पर गिरा दिया। भाई चेन। लियू मोमो कांप उठा। कई बार गुंडों द्वारा परेशान किए जाने के बावजूद उसने कभी भी चाकू और बंदूकों के साथ वास्तविक लड़ाई नहीं देखी थी। उसके सामने खूनी दृश्य देखकर वह इतनी डर गई कि वह अनियंत्रित होकर कांपने लगी। दाजिया, अब तुम्हारी बारी है, किसी को भी मरने मत देना। अर्जुन रायजादा ने अपना वाइन ग्लास पकड़े हुए अपना सिर पीछे झुकाया और एक घूंट लिया। हाँ भाई। दाजिया ने ठंडी मुस्कान दी, उसकी लोहे की मुट्ठियां कसकर बंद थी, तत्परता से चरमरा रही थी। हाँ जी, जो उसके बगल में था और लड़ाई में शामिल होने के लिए उत्सुक था, उसे अर्जुन रायजादा ने रोक दिया। हाँ जी, नीचे बैठ जाओ। मैंने तुम्हें ऊपर जाने के लिए नहीं कहा था। भाई, मुझे मदद करने दो। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा ताकत। हाउजी ने अर्जुन रायजादा की तरफ विनती भरी नजरों से देखा। हालांकि अर्जुन रायजादा ने उसे अनदेखा कर दिया। दाजिया के शामिल हो जाने से लड़ाई जल्दी ही एक तरफा हो गई। पूरी तरह से अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए दाजिया ने स्कार के पेट में एक मुक्का मारा, जिससे उसने खाया हुआ सारा खाना उल्टी कर दिया। दाजिया की युद्ध शक्ति निश्चित रूप से भयंकर थी। वह अकेले ही बिना किसी समस्या के 10 लोगों से मुकाबला कर सकता था। स्कार नीचे गिर गया और उसके अधीनस्थ तुरंत अचंभित रह गए। 2 लोग उसकी मदद के लिए दौड़े। अरे मेरे लिए उसे मार डालो, मुझे उसकी जान चाहिए। स्कार ने अपने पेट को पकड़ लिया, उसमें से तेज दर्द की लहरें निकल रही थीं। भाड़ में जाओ। समूह ने फैंग जिक्सियाओ और अन्य को छोड़ दिया और वे सभी दाजिया पर हमला करने लगे। दाजिया ने लड़ाई से पहले अपना कोट उतारते हुए ठंडी हंसी उड़ाई। उसका तर्क था कि यदि उसके कपड़े गंदे हो गए तो ये लड़ाई सार्थक नहीं होगी। समूह राक्षसों की तरह क्रूर लग रहा था जब वे हाथों में कुल्हाड़ी लिए दाजिया की ओर दौड़े, लेकिन अचानक वे वहीं रुक गए। भीड़ अलग हो गई और उसके चारों ओर घेरा बना लिया। दाजिया उनके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह तेजी से आगे बढ़ा और स्कार के सबसे भरोसेमंद छोटे भाई को सीधे जमीन पर पटक दिया, जिससे वह पीछे की ओर गिर पड़ा। पलटाव की गति के साथ दाजिया हवा में उछल गया और स्कार के अधीनस्थों ने मुश्किल से उसकी छाया की एक झलक देखी। इससे पहले कि वे ऊपर देखने के लिए मजबूर हो जाते, उन्होंने देखा कि एक बूट का निशान तेजी से नीचे आ रहा था। एक बनाम अनेक, यह एक तीव्र लड़ाई थी। हालांकि ताकत के मामले में ऐसी लड़ाई अभी भी बेमेल थी। दाजिया ने अकेले ही 1 दर्जन से अधिक लोगों पर कब्जा कर लिया। उनमें से प्रत्येक को उसने अपने शक्तिशाली पैरों से जमीन पर गिरा दिया, जिससे वे बिखर गए। स्कार भाई, हम टिक नहीं सकते। एक अधीनस्थ जल्दी से पीछे हट गया। अरे भाग जाओ। स्कार ने अपने दांतों को भींचते हुए दाजिया को एक भयंकर नजर से देखा और तेजी से पीछे हट गया।
वे अपने पराजित आदमियों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए तितर बितर हो गए। फैंग जिक्सियाओ और उनके दल ने दाजिया को विस्मय से देखा, वे पूरी तरह से स्तब्ध थे। फैंग जिक्सियाओ दौड़कर आया और दाजिया को थपथपाते हुए पूछा, भाई जिया, आपने कुंग-फू कहाँ से सीखा? हे, सीखना चाहते हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम मेरे बड़े भाई से सीखो। दाजिया ने अपनी आस्तीन थपथपाई। भाई चेन? क्या भाई चेन इतने अच्छे हैं? मुझे लगता है कि वह तुम्हारे जितना मजबूत नहीं है। फैंग जिक्सियाओ हैरान था। बकवास, मेरा बड़ा भाई हुआ करता था। ये सचमुच बहुत बढ़िया हुआ करता था। दाजिया लगभग गलत बोल ही गया था, लेकिन सौभाग्य से हाउजी ने समय रहते उसे चेतावनी भरी नजर से देखकर चुप करा दिया। अन्यथा कौन जानता है कि उसने किस प्रकार की परेशानी खड़ी कर दी होती। दरअसल दाजिया कहना चाहता था कि अर्जुन रायजादा की याददाश्त खोने से पहले वह आयरन ईगल स्पेशल फोर्सेज के सैनिकों के बीच एक राजा था। वह और हाओजी उसके अधीन 2 भालू सैनिकों के अलावा कुछ नहीं थे, लेकिन फिर चीजें बदल गईं। भाई चेन, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। फैंग जिक्सियाओ करीब झुक गया। बस तुम्हें सचमुच पता है कि मुसीबत कैसे खड़ी करनी है? अर्जुन रायजादा ने उसे गुस्से से घूरा और कहा, पैसे चुकाओ, चलो यहां से निकलते हैं। कौन सा बिल चुकाऊं? मालिक भाग गया है। फैंग जिक्सियाओ ने हताशा के साथ जर्जर रेस्तरां को देखा। लोगों को नीची नजर से देखना और अब अच्छी सेवा मिलने के बाद उसकी दुकान तोड़ दी जाती है और उसे उपेक्षा की कीमत चुकानी पड़ती है। फैंग जिक्सियाओ हताशा से भर गया। वू। जैसे ही झांग यांटोग और कुछ अधिकारी अंदर घुसे, पुलिस सायरन बजने लगे। उन्होंने तुरंत अर्जुन रायजादा और उसके दल को देख लिया। अर्जुन रायजादा, ये तुम लोग क्यों हो? झांग यांटोग हैरान रह गया। हे, क्या हम खाना नहीं खा सकते? अर्जुन रायजादा हंसा। हमें अभी अभी लोगों से फोन आया कि यहाँ शराब पी जा रही है और झगड़ा हो रहा है। ऐसा लगता है कि यह आप लोग थे, है ना? झांग यांटोग की नजर तुरंत फैंग जिक्सियाओ और अन्य लोगों पर पड़ी, जिनके शरीर पर खून के निशान थे, जो हाल ही में हुई लड़ाई का संकेत था। आप हमारी निंदा न करें। अर्जुन रायजादा तुरंत असंतुष्ट हो गया। ये वे थे और एक और समूह था जो भाग गया। मोटी वेट्रेस ने तुरंत अपने भरे हुए कूल्हों को घुमाया, अपनी उंगली अर्जुन रायजादा के समूह की ओर इशारा करते हुए चिल्लाई, यह अभी वे थे, अधिकारी। कृपया उन सभी को गिरफ्तार करें। छी, चुप रहो। हाओजी तेजी से आगे बढ़ा, हवा के झोंके की तरह, और उसने उस मोटी लड़की के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। झांग यानतोग ने हस्तक्षेप करने के लिए आगे बढ़ना शुरू ही किया था कि उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह छोटा लड़का आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ रहा था, लगभग मानव क्षमता की सीमा तक पहुंच गया था। ये लगभग अकल्पनीय था। हाओजी ने मोटी वेट्रेस को जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे उसका मुंह खून से भर गया। उसने तुरंत अपना मुंह पकड़ लिया और चिल्लाए, आह, हत्या, हत्या। अरे चुप हो जा, वरना मैं तुझे काट डालूंगा। हाओजी ने उसे घूर कर देखा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके साथ मौजूद झांग यानतोग भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सका, यहां तक कि गोल्डन ट्रायंगल के महान जनरल ने भी उसे कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाओजी अभी भी स्वतंत्रतापूर्वक और आसानी से रह रहे थे, यहां तक कि जब पूरा संगठन नष्ट कर दिया गया था, हाओजी और दाजिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अर्जुन रायजादा, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, झांग यांटोग ने गुस्से से कहा। उसकी खूबसूरत आंखें अर्जुन रायजादा को घूर रही थीं। अपने आदमी को रुकने के लिए कहो। मेरे आदमी को क्या हुआ है? अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए पूछा, जबकि लियू मोमो उसके बगल में स्थिर खड़ी थी, उसकी बांह पकड़े हुए। हम जानबूझकर किसी को चोट पहुंचा रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं उसे गिरफ्तार नहीं करूंगा? झांग यांटोग बहुत गुस्से में था। उसे गुस्सा उस लड़ाई से नहीं आया जो अभी अभी हुई थी या हाओजी के थप्पड़ से आया था, बल्कि इस बात से आया था कि अर्जुन रायजादा, जो अभी अभी एक गंभीर बीमारी से उबर रहा था, यहाँ शराब पीकर लड़ रहा था। यदि कोई और होता तो वह आसानी से कानून लागू कर देती, लेकिन अर्जुन रायजादा ने उसके लिए इसे मुश्किल बना दिया। अगर तुम पकड़ सको तो हमें पकड़ लो, अर्जुन रायजादा ने उसे घूरते हुए कहा। क्यों न तुम उन लोगों के समूह के पीछे जाओ? आप हम पर इतना क्यों अड़े हुए हैं? हम स्वर्गीय राजवंश के सबसे अधिक कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। तुम? झांग यानतोग अंदर से गुस्से में थी, लेकिन आखिरकार उसने अपना गुस्सा शांत कर लिया। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। सावधान रहो अर्जुन रायजादा। बिना एक शब्द कहे अर्जुन रायजादा ने सहजता से अपने दल को वहां से ले लिया। वेट्रेस ने आशा भरी आंखें फैलाकर देखा जब अर्जुन रायजादा और अन्य लोग चले गए, और वह जल्दी से चिल्लाए, अधिकारी, उन्हें गिरफ्तार करो, जल्दी करो और उन्हें पकड़ो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? झांग यांटोग ने उसकी ओर देखा। प्रमाण? नहीं,
वेट्रेस ने अपना सिर हिलाया। बिना सबूत के हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। झांग यानतोव ने अपने बाल झटकते हुए अधिकारियों के साथ चली गई। अर्जुन रायजादा अपने दल के साथ तेजी से रेस्तरां से बाहर निकल गया। आसमान पहले ही काला हो चुका था। फेंग जीक्सियाओ अपना सिर झुकाए अर्जुन रायजादा के पीछे चला गया, कुछ हद तक दोषी महसूस कर रहा था। यदि वह ऐसा न करता तो वह भाई चेन और कैप्टन झांग को बहस में शामिल नहीं करता। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कैप्टन झांग को भाई चेन पर थोड़ा क्रश हो सकता है। इस विचार के साथ फेंग जीक्सियाओ ने अपने दिल में खुशी का एहसास किया। भाई चेन, चलो वापस चलते हैं। फेंग जीक्सियाओ ने अर्जुन रायजादा की ओर देखा। जीजियाओ, तुम आगे बढ़ो और मोमो को मेरे लिए घर ले जाओ, मुझे कैप्टन झांग के साथ कुछ बात करनी है। अर्जुन रायजादा ने मुड़कर फेंग जीजियाओ से कहा। भाई चेन, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। लियू मोमो ने तुरंत विरोध किया। नहीं, तुम्हें वापस जाना होगा। अर्जुन रायजादा ने लियू मोमो की ओर देखा और कहा, अच्छा रहो, जल्दी घर जाओ और माँ के साथ रहो, भाई चेन को आज कुछ काम निपटाने हैं। ठीक है भाई चेन, सावधान रहो। लियू मोमो ने सिर हिलाया। फेंग जीक्सियाओ ने अपने कुछ छोटे भाइयों के साथ लियू मोमो का तब तक पीछा किया जब तक वे सड़क के अंत में कोने के पास गायब नहीं हो गए। अर्जुन रायजादा हाउजी और दाजिया के साथ स्थिर खड़ा था, जो गार्ड की तरह कठोर थे। अर्जुन रायजादा ने आह भरी। बॉस, हम कहाँ जा रहे हैं? दाजिया ने उत्सुकता से पूछा। हम वापस जाकर उस महिला से कुछ लेंगे। अर्जुन रायजादा मुड़ा और दोनों को वापस उसी दिशा में ले गया जहां से वे आए थे। तभी झांग यानतोव की पुलिस कार पास आ गई। 55 अध्याय 53 अध्याय 052 शाम की अंशकालिक नौकरी 55 अध्याय 53 अध्याय 052 शाम की अंशकालिक नौकरी क्रेक। पुलिस की गाड़ी अर्जुन रायजादा के ठीक बगल में आकर रुकी। अर्जुन रायजादा मुस्कुराई, झांग यानतोव के लिए कार का दरवाजा खोला और वह ड्राइवर की सीट से बाहर निकल गई। अर्जुन रायजादा की ओर देखते हुए उसने कहा, क्या हुआ, पीछे मुड़ रहे हो? मुझे मत बताओ कि तुम वापस जाकर किसी को चुप कराने के लिए उसकी हत्या करना चाहते हो। मैं कैसे कर सकता हूँ? ये चीन है, एक ऐसा देश जो कानून के शासन से शासित है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अर्जुन रायजादा हंसा, अपना सिर खुजाया और बोला, दरअसल मैं तुमसे कुछ वापस पाना चाहता था। क्या? झांग यानतोव चौंक गया। यह उस बात के बारे में है जो तुमने पिछली बार मुझसे वादा किया था, यूनिवर्सिटी सिटी में जियागुआई हॉटपॉट सिटी। तुम भूले तो नहीं, है ना? अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए कहा। वह मामला? क्या आपके पास पैसे हैं? झांग यानतोव ने हंसते हुए कहा, उस हॉटपॉट शहर पर कब्जा करने के लिए कम से कम 300,000 रुपये खर्च करने होंगे, है ना? जहां तक झांग यानतोव का सवाल है, अर्जुन रायजादा के पास 300,000 होने की संभावना नहीं थी। हॉटपॉट शहर का क्षेत्रफल काफी बड़ा था, जिसमें 2 मंजिलें थीं तथा वहां सभी सुविधाएं और कर्मचारी मौजूद थे तथा भुगतान के तुरंत बाद अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार थे। वर्तमान में हॉटपॉट शहर पर अधिकार पुलिस के पास है। झांग दादन को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए उसकी सभी संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया था और बैंकों में जमा धनराशि को फ्रीज कर दिया गया था। एक बार अदालत ने उन्हें सजा सुना दी तो सारी संपत्तियों की नीलामी होने की उम्मीद थी। 300,000। कोई बात नहीं, केक का एक टुकड़ा। अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए कहा। 300,000 की बात तो दूर, 3 मिलियन भी कोई मुद्दा नहीं था। झांग यानतोव ने अर्जुन रायजादा को संदेह से देखा। यह आदमी इतना आत्मविश्वासी कैसे लग रहा था? 300,000। यहाँ तक कि अगर कोई पूरे जियांगुआई शहर पर नजर डाले तो वहां बहुत कम साधारण लोग नजर आएंगे जो एक बार में 300,000 रुपये दे सकें। अभी कुछ समय पहले तक ये व्यक्ति पूरी तरह कंगाल था। अब अचानक वह 300,000 रुपये का भुगतान कैसे कर सकता है? तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? झांग यानतोव ने असमंजस में उसकी ओर देखा। अधिकारी झांग, क्या आप बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछ रहे हैं? अर्जुन रायजादा हंसा और बोला, सम्राट स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है, लेकिन लोगों के मलत्याग और पाद को नियंत्रित नहीं कर सकता। क्या आपको सचमुच ये पूछने की जरूरत है कि मेरा पैसा कहाँ से आता है? आप मुझसे यह उम्मीद तो नहीं कर सकते कि मैं आपको बताऊं कि मैंने इसे बार में रात में काम करके कमाया है ना? बेवकूफ। झांग यानतोव अर्जुन रायजादा पर गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, मत भूलो, हॉटपॉट शहर का ठेका मेरे हाथ में है। आप ये चाहते हैं? मैं कल सुबह पुलिस स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो ले आइए, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मुझ पर भरोसा मत कीजिए कि मैं आपके लिए कोई पिछला दरवाजा खोल दूंगा। टकराना।
ऐसा कहकर वह कार में बैठ गई और चली गई और अर्जुन रायजादा को हाओजी और दाजिया के साथ वहीं स्थिर खड़ा छोड़ दिया। अर्जुन रायजादा ने अपने माथे से पसीना पोंछा और मन ही मन सोचा, अरे ये लड़की सचमुच बहुत भयंकर है। वह इस बात पर आश्चर्य में जीभ चटकाने लगा कि वह हमेशा उसके प्रति आक्रामक कैसे दिखती है और एक महिला के कोमल गुणों में से कोई भी नहीं दिखाती। फिर हमारा मोमो है सौम्य और कुशल। बड़े भाई, हाओजी ने अभी अपना मुंह खोला ही था कि अर्जुन रायजादा ने बीच में टोकते हुए कहा, बस अब बहुत हो गया, चलो। हाँ, हाओजी और दाजिया ने आगे बढ़कर कहा। तीनों लोग रात में तेजी से गायब हो गए और जियांगहुआई शहर में जियांगमिंग पर्वत की तलहटी की ओर चले गए, जहां एक खंडहर इमारत खड़ी थी। अर्जुन रायजादा और उसका समूह इमारत के बाहर दिखाई दिया, जबकि दाजिया बाहर पहरा दे रहा था। बड़े भाई, आप आगे बढ़िए, मैं निगरानी रखूंगा, दाजिया ने कहा। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और हाओजी ने जल्दी से अंदर का रास्ता दिखाया। बड़े भाई, दूसरा पक्ष हांगकांग से है और आपूर्ति गोल्डन ट्रायंगल से आए हैं, हाओजी ने भागते हुए बताया। हम बशर्ते इस बार कुछ गलत न हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किसके लोग हैं, अगर वे मेरी नाक के नीचे से गुजर रहे हैं तो उन्हें उखाड़ना ही होगा, अर्जुन रायजादा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। इस तरह के लेन देन का लाभ उठाने के लिए चरित्र होने के कारण अर्जुन रायजादा को सामान की परवाह नहीं थी, लेकिन पैसा जरूरी था। इसलिए जब लेन देन हो रहा था तो अर्जुन रायजादा ने तुरंत हाओजी और दाजिया को बंदरगाह के पास एक अन्य स्थान पर घात लगाने की व्यवस्था कर दी थी। हाओजी के नेतृत्व का अनुसरण करते हुए अर्जुन रायजादा तेजी से और चुपचाप खंडहर हो चुकी इमारत के अंदर प्रवेश कर गया। हाओजी ने एक सैन्य टॉर्च निकाली जो बहुत तेज थी, जिससे आसपास का वातावरण दिन के उजाले जैसा हो गया। फिर उसने तेजी से मलबे के एक अस्पष्ट ढेर से एक काले चमड़े का केस उठाया और अर्जुन रायजादा के सामने फेंकते हुए कहा, सब यहाँ है बड़े भाई, इसे खोलो। अर्जुन रायजादा ने हाथ हिलाकर आदेश दिया। क्लिक करें। हाओजी की विधि सरल लेकिन प्रभावी थी। एक बड़े पत्थर को घुमाकर उसे जोर से नीचे पटक दिया जाता था। मामले पर लगा ताला तुरंत 2 टुकड़ों में टूट गया। इसे खोलकर देखा तो दोनों के सामने ढेर सारे हरे भरे नोट पड़े थे। धिक्कार है, अर्जुन रायजादा दंग रह गया। बड़ा केस $100 के नोटों के बंडलों से भरा था। RMB नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर, और वे सभी $500 के नोट थे। अरे यार, ये तो बहुत परेशान करने वाला था। यहाँ पैसा खर्च करने से पहले उसे बदलना होगा। अर्जुन रायजादा ने एक बंडल उठाया और उसका निरीक्षण किया। वे सभी असली और क्रमबद्ध थे। ऐसा प्रतीत होता है कि झांग दादन में कुछ योग्यता थी, जिसके कारण वह इतनी बड़ी मात्रा में अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने में सफल रहे। एक धूर्त मुस्कान के साथ अर्जुन रायजादा ने इशारा किया, उन सबको ले लो। हाँ, हाओजी ने सिर हिलाया। वे तीनों जल्दी से जियांगमिंग पर्वत से चले गए और एक ही बार में शिनहाई अपार्टमेंट में वापस आ गए। नोटों का एक बड़ा बक्सा जमीन पर फेंका गया, जिससे हरे रंग के अमेरिकी डॉलर चारों ओर बिखर गए। $5 मिलियन में 10,000 $100 के नोट शामिल थे। अकेले इसका वजन ही कई दसियों किलोग्राम रहा होगा। बड़े भाई, इस पैसे का इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाओजी ने गंभीर भाव से अर्जुन रायजादा की ओर देखा। डरने की क्या बात है? अर्जुन रायजादा हल्के से मुस्कुराया और बोला, ये तो सिर्फ 5 मिलियन है ना? इसके अलावा हांगकांग समुद्र के पार है, क्या वे यहाँ आकर लड़ने वाले हैं? हाँ, अगर वे आ भी गए तो क्या हुआ? उन्हें कैसे पता चलेगा कि पैसा किसने लिया? ठीक है, हमें बस सावधान रहने की जरूरत है। हाओजी ने सहमति में सिर हिलाया। जब हम वापस आएंगे तो हम काले बाजार में किसी को ढूंढ लेंगे जो इसे RMB में बदल देगा और इसे हमारे खातों में जमा कर देगा। हम जल्द या बाद में फिर से उठेंगे, लेकिन ये धनराशि भी पर्याप्त नहीं हो सकती है। अर्जुन रायजादा ने आह भरी और कहा, गोल्डन ट्रायंगल बहुत अराजक है, लानत है, मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने किसे नाराज किया है। महान जनरल हमेशा मुझे ही क्यों निशाना बनाते हैं? वह दाजिया बोलना चाहता था, लेकिन हाओजी ने तुरंत उसे रोक दिया। ठीक है, अर्जुन रायजादा ने अचानक अपनी छाती से एक तस्वीर निकाली और दोनों के सामने रखते हुए कहा, क्या आप लोग इस व्यक्ति को पहचानते हैं? दाजिया चिल्लाया और हाओजी भी दंग रह गया। फोटो में व्यक्ति बहुत परिचित लग रहा था। वे उसे कैसे नहीं पहचान सके? दोनों को फोटो में दिख रहे लड़के से बेहद नफरत थी। दाजिया और हाओजी ने एक दूसरे को देखा, लेकिन आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। ड्यूक ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें आदेश दिया था कि वे फिलहाल अर्जुन रायजादा को उसकी याददाश्त वापस न आने दें, केवल उचित समय पर उसकी याददाश्त वापस लाने में उसकी मदद करें। दोनों ने फोटो को गौर से देखा। उन्हें डर था कि कहीं अर्जुन रायजादा उसे देखकर अनजाने में अपनी यादें न जगा ले। तुम उसे पहचानते हो या नहीं? अर्जुन रायजादा ने अधीरता से उनकी ओर देखा। हम उसे नहीं पहचानते,
दोनों ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, मानो ढोल बजा रहे हों। आप उसे नहीं पहचानते हैं ना? आह, फिर कोई बात नहीं। अर्जुन रायजादा असहाय महसूस कर रहा था और उसने फोटो को वापस अपनी जेब में रख लिया और बोला, याओ यू ने स्पष्ट रूप से जांच की है। महान जनरल के पीछे यह आदमी तार खींच रहा है। मुझे उससे किस तरह की दुश्मनी है? हो, इस कमीने ने मेरा सारा प्रभाव नष्ट कर दिया है और अभी भी मेरे पीछे पड़ा है। लानत है इसकी मां पर। अगर मैं उसे पकड़ लूंगा तो कसम खाता हूं कि मैं उसके मुंह पर जूता मारूंगा। दाजिया और हाउजी ने चुपके से अपने मुंह ढक लिए और हंस पड़े, लेकिन दोनों उस दिन का बहुत इंतजार कर रहे थे। जियांगहुआई शहर का काला बाजार, जो पूरे शहर में विदेशी मुद्रा का काला बाजार था, ने जियांगहुआई की समस्त विदेशी मुद्रा पर लगभग एकाधिकार कर लिया था। अब शायद ही कोई व्यक्ति धन विनिमय के लिए बैंकों में जाता था, क्योंकि बैंकों की विनिमय दरें स्पष्ट रूप से काले बाजार की तुलना में उतनी ऊंची नहीं थीं। इसलिए आमतौर पर लोग विनिमय के लिए काले बाजार में जाते थे। बेशक बड़ी कंपनियां अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए हमेशा बैंकों की शरण लेती हैं, और पूरे काले बाजार पर फ्लेम ड्रैगन गिरोह का नियंत्रण था। काला बाजारी का एक कारण है, इसके संदिग्ध लेन देन के बिना कोई बाजार नहीं होता। काले बाजार में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे आप खरीद नहीं सकते थे। तस्करी की गई कारों से लेकर अवैध दवाओं तक, विदेशी मुद्रा विनिमय से लेकर मानव तस्करी तक, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। केवल ऐसी चीजें थी जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। अरे, एक बड़ा सौदा है, करना चाहते हो? काले कपड़े पहने हाउजी मुद्रा विनिमय के लिए साइन बोर्ड लगी दुकान के सामने पहुंचे। अंदर कई लोग ताश खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनका कोई खास कारोबार नहीं है, लेकिन काले बाजार में कारोबार ज्यादातर सीधे आकर ही होता था, जब तक कि कोई बड़ा सौदा न हो जिसके लिए पहले से अपॉइंटमेंट की जरूरत हो। अरे यार, ये कितनी बड़ी बात है। एक नंगे सीने आदमी ने हाउजी को घूर कर देखा। 5 लाख US$। झनकार। नंगे सीने वाला आदमी अपनी कुर्सी से लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसने अविश्वास से हाउजी को घूरते हुए, अपने नितंबों को रगड़ते हुए कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो बच्चे? मजाक नहीं कर रहा। 5 मिलियन, एक पैसा भी ज्यादा नहीं, एक पैसा भी कम नहीं। अगर आप इसे नहीं चाहते हैं तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। हाउजी अपने सिर पर एक टोपी के साथ अपने चेहरे के अधिकांश हिस्से को ढके हुए गुप्त दिख रहे थे। नंगे सीने वाले आदमी ने ठंडी मुस्कान दी और कहा, एक छूट गया तो कोई नहीं बचेगा। ये कहकर हाउजी मुड़ा और चला गया। अरे भाई रुको। नंगे सीने वाले आदमी ने जल्दी से दूसरों को अपने पास बुलाया और कहा, दोस्तों खेलना बंद करो, सामान समेटो, हमें काम है। क्या तुम्हारे पास सचमुच 5 मिलियन है बच्चे? फूलदार शर्ट पहने एक आदमी ने हाउजी को संदेह भरी नजरों से देखा, क्योंकि वह 5 मिलियन का मालिक नहीं लग रहा था। वह खड़ा हुआ और हाउजी के पास गया, उसे ऊपर से नीचे तक नापते हुए कहा, अगर तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो तो तुम इसके परिणाम नहीं भुगत पाओगे। तुम्हारा मतलब है कि फ्लेम ड्रैगन गैंग इतनी विनम्रता से व्यापार करता है? हाउजी बोला और जाने के लिए मुड़ा। अरे भाई, 1 मिनट रुको। नंगे सीने वाले आदमी ने जल्दी से जैकेट पहना और उसके पीछे भागा, हाउजी की बांह पकड़ ली और कहा, मेरा छोटा भाई कुछ ज्यादा नहीं जानता, कृपया उसे दोष मत दो, चलो अभी जाकर देखते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो चलो। हाउजी ने सिर हिलाया। नंगे सीने वाला आदमी जल्दी से हाउजी को शिनहाई अपार्टमेंट की दिशा में ले गया। 56 अध्याय 54 अध्याय 053 अमेरिकी डॉलर की भारी मात्रा 56 अध्याय 54 अध्याय 053 अमेरिकी डॉलर की भारी मात्रा शर्टलेस आदमी हाउजी के पीछे शिनहाई अपार्टमेंट तक गया, और प्रवेश करते ही उसने तुरंत कॉफी टेबल पर काले रंग का केस देखा जिसमें अमेरिकी डॉलर रखे थे, जिससे उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। इतना सारा पैसा देखकर किसी के लिए भी तुरंत प्रतिक्रिया देना मुश्किल था। है, क्या ये सब हमारा है? शर्टलेस आदमी ने स्पष्ट रूप से इतना पैसा होने की उम्मीद नहीं की थी और दूसरों के प्रति उसका सम्मान स्पष्ट रूप से बढ़ गया। हालांकि उसने सोफे पर बैठे अर्जुन रायजादा और उसके बगल में खड़े दाजिया पर नजर डाली, आंखें मूंद ली और कहा, बॉस, बड़ी राशि का आदान प्रदान होने को देखते हुए सभी धनराशि इकट्ठा करने में 1 या 2 दिन लगेंगे। ये सुनकर अर्जुन रायजादा ने अपनी भौहें सिकुड़ी, सीधा बैठ गया, उस आदमी की तरफ देखा और कहा, मुझे अभी तत्काल जरूरत है। क्या हम इसे अब बदल नहीं सकते? यदि विनिमय के प्रति आपका यही रवैया है तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। आप जानते हैं कि हम फ्लेम ड्रैगन गैंग उच्च विनिमय दर की पेशकश करते हैं। आधिकारिक दर 6.3 है, लेकिन हम 6.4 की पेशकश कर सकते हैं। और मैं तो बस एक छोटा सा पात्र हूं। इस मामले में मुझे अभी भी उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करना है और उनसे मंजूरी लेनी है, उसके बाद ही मैं आपके पास पैसा ला सकता हूं। शर्टलेस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह इस बड़े लेन देन को छोड़ना नहीं चाहता था।
गिरोह की विनिमय सीमा के अनुसार वह इस कार्य से 1 या 2 लाख का कमीशन कमा सकता था, जो शायद उसके लिए आधे साल की कमाई के बराबर था। अगर आप कल सुबह तक 6.4 की इस कीमत पर सारा पैसा ला सकते हैं, तो मैं आपको कमीशन में 1 लाख युआन अतिरिक्त दूंगा, कैसा रहेगा? अर्जुन रायजादा ने उस आदमी से कहा। जैसा कि कहावत है, पैसा बोलता है, और उसे विश्वास नहीं था कि पैसा आदमी की जुबान नहीं खोल सकता। यह शर्टलेस आदमी ने एक पल सोचा। यद्यपि वह फ्लेम ड्रैगन गैंग का एक मध्यम स्तर का सदस्य था, फिर भी वह आमतौर पर 30 या 40 हजार प्रति माह कमा लेता था। इस बार वह पहले से ही बहुत कमा रहा था, लेकिन अगर उसे पहले पैसे मिल जाते तो वह 1 लाख युआन अतिरिक्त भी कमा सकता था। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। मैं अभी तैयारी के लिए वापस जाऊंगा। मैं इसे सुबह 8 बजे तक जरूर लाऊंगा। कल सुबह शर्टलेस आदमी ने सिर हिलाया। अर्जुन रायजादा के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। इतना सारा पैसा दांव पर लगा होने के कारण उसे अतिरिक्त 1 लाख या 2 लाख युआन की कोई चिंता नहीं थी। पैसा जल्दी मिल जाना बेहतर था। शर्टलेस आदमी के जाने के बाद अर्जुन रायजादा ने हाउजी से कहा, बाद में बैंक जाकर अपॉइंटमेंट ले लेना। कल हमारे पास 32 मिलियन लोग आएंगे। उस समय उन्हें सीधे इसे वापस लेने के लिए यहां आना चाहिए। इससे हमें कुछ परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। हाउजी ने सिर हिलाया। अर्जुन रायजादा ने सूटकेस रख दिया। उसे इस बात का डर नहीं था कि कोई इस राशि को निशाना बना सकता है। उन तीनों के वहां होने से शिनहाई अपार्टमेंट लोहे की दीवार की तरह सुरक्षित था, जिसे 20 या 30 लोग आसानी से नहीं तोड़ सकते थे। अगली सुबह शर्टलेस आदमी समय पर आ गया। अर्जुन रायजादा को पता चला कि उसका नाम झांग तांग था, जो अपार्टमेंट के बाहर कई कारों में 1 दर्जन लोगों के साथ आया था। इस लाइनअप को देखकर कोई भी सोच सकता है कि अगर उन्हें कुछ पता नहीं है तो वे उन्हें लूटने आए हैं। उस समय जिस बैंक मैनेजर को उन्होंने बुलाया था वह भी वहां आ पहुंचा, और झांग तांग और उसके समूह को देखकर वह दंग रह गया। हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट पहने और शॉटगन लिए 2 अंगरक्षक उसके पीछे चल रहे थे। कौन? आप लोग कौन हैं? बैंक मैनेजर ने डरते हुए पूछा। हम बैंक से हैं, यहाँ कारोबार करने आए हैं, बैंक मैनेजर ने कहा। उनकी भयावह उपस्थिति को देखकर उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन इसमें शामिल धन की प्रकृति को समझते हुए उन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया, क्योंकि इस लेनदेन को पूरा करना उनके लिए एक उपलब्धि होगी। नमस्ते मैनेजर लियू, कृपया मुझे क्षमा करें कि मैंने आपको एक क्षण के लिए कमरे के अंदर आने के लिए कहा था। मैं जल्द ही आपसे बात करने आऊंगा, अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए कहा। वह खुश था कि आखिरकार वह पैसे खर्च करने जा रहा था। हालांकि अर्जुन रायजादा की मुस्कुराहट देखकर बैंक मैनेजर अनायास ही सिहर उठा। इतने सारे अनुयायियों से घिरा हुआ और इतनी बड़ी रकम संभालता हुआ व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इसलिए वह आज्ञाकारी होकर कमरे में दाखिल हुआ और चुपचाप इंतजार करने लगा। कमरे के बाहर अर्जुन रायजादा ने झांग तांग और उसके पीछे सूटकेस ले जा रहे लोगों को देखा और हंसते हुए कहा, तुमने वास्तव में काफी बल का प्रदर्शन किया है ना? उन्होंने कहा, ये सिर्फ एहतियाती कदम है, जिससे 30 मिलियन से अधिक लोगों की सुरक्षा होगी। मैंने अपने जीवन में इतना पैसा कभी नहीं देखा, झांग तांग ने कहा, लेकिन उसने अर्जुन रायजादा के हाव भाव को भांप लिया और कहा कि वह 1 दर्जन अनुयायियों को देखकर परेशान नहीं हुआ। बिना किसी और योजना के उन्होंने ईमानदारी से लेन देन शुरू कर दिया। कुल संख्या 32 मिलियन है। कृपया इसे गिने, प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद झांग तांग ने कहा। फिर उसने अपने साथ लाए 6 सूटकेस निकाले और उन्हें अर्जुन रायजादा के सामने रख दिया। अर्जुन रायजादा ने बैंक मैनेजर को बुलाया और मौके पर ही धनराशि की पुष्टि करने को कहा। सारा पैसा गिनने और रिकॉर्ड करने में लगभग 3 घंटे लगे। बैंक मैनेजर ने हौंफते हुए कहा, ये कुल 32 मिलियन युआन है, जिसमें कोई गलती नहीं हुई है। यहां तक कि पैसे गिनने वाली मशीन का उपयोग करना भी थका देने वाला था। ये सुनकर अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया, 2 मिलियन निकाले और बाकी बैंक मैनेजर को देते हुए कहा, इसे जमा करें, कुल 30 मिलियन युआन। ठीक है, मैं अभी इसकी प्रक्रिया करता हूं, बैंक मैनेजर ने कहा, जिसने पहले कभी इतनी बड़ी रकम नहीं संभाली थी। उनका निजी धन प्रबंधन आमतौर पर अधिकतम 10 लाख युआन तक पहुंचने वाली राशि से निपटता था, इसलिए 30 मिलियन युआन देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि उन्होंने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया, बल्कि पूरी लगन से राशि की पुनः पुष्टि की, बैंक को फोन किया और धनराशि हस्तांतरित कर दी। अपना काम पूरा करने के बाद उसने 30 मिलियन युआन एक सूटकेस में रख लिए, जिसे 2 अंगरक्षकों ने ले रखा था। अंगरक्षकों ने तुरंत सूटकेस को एक सुरक्षित परिवहन वाहन में लाद दिया। जैसे ही मैनेजर लियू अलविदा कहकर जाने वाले थे, उनके सामने पैसों की कई गड्डियां रख दी गईं। मैनेजर लियू ने हैरान होकर ऊपर देखा और अर्जुन रायजादा उनकी ओर देखते हुए कह रहे थे, ये 50,000 अमेरिकी डॉलर है। आप 30,000 अमेरिकी डॉलर ले लें और बाकी रकम अपने पीछे बैठे 2 दोस्तों के साथ बांट लें।
इस बार मदद करने के लिए धन्यवाद। ये बहुत ज्यादा है। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? मैनेजर लियू ने अपना सिर हिलाया। वह ग्राहक के पैसे स्वीकार करने का साहस नहीं कर सका। अगर मैं तुम्हें इसे लेने के लिए कहूं तो बस इसे ले लो। मैं जानता हूं कि आपके बैंक के नियम हैं, लेकिन यदि मैं नहीं बताऊंगा और आप भी नहीं बताएंगे तो किसे पता चलेगा? बस इसे ले लो। अर्जुन रायजादा ने अपना हाथ हिलाया। हर कोई पैसे से प्यार करता है, जैसा कि वे कहते हैं, पैसा शरीर का नहीं है, हर कोई चाहता है। ये सुनकर मैनेजर लियू ने मना नहीं किया और 30,000 अमेरिकी डॉलर उसकी जेब में रख दिए। उसके पीछे खड़े 2 गार्डों ने भी उसे बार बार धन्यवाद दिया। तीनों के चले जाने के बाद झांग तांग ने अपने होंठ चाटे और अर्जुन रायजादा से कहा, बॉस, ये उस चीज के बारे में क्या जो आपने वादा किया था? ओह हाँ, मैं तो लगभग भूल ही गया था। अर्जुन रायजादा को एहसास हुआ कि उसने उसे 300,000 देने का भी वादा किया था, इसलिए उसने उसे वह रकम दे दी। झांग तांग ने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया, अपना फोन नंबर छोड़ दिया और फिर चले गए। इस बार झांग तांग को अपने दम पर कम से कम 300,000 कमाने की उम्मीद थी और यह एक रूढ़िवादी अनुमान था। यदि इस कारण उसे उच्च अधिकारियों द्वारा मान्यता मिल जाती तो भविष्य में वह अधिक संसाधनों पर नियंत्रण कर सकता था। इसलिए इस आदान प्रदान से होने वाले लाभ उसकी कल्पना से कहीं अधिक थे। दोनों पक्ष जीत जीत की स्थिति पर पहुंच गए और अर्जुन रायजादा काफी संतुष्ट था। उन्होंने स्वयं की उस हरकत को याद किया जिसमें उन्होंने लापरवाही से लाखों लोगों को बाहर फेंक दिया था, जो वास्तव में बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, अब मैं लिटिल झांग को फोन कर सकता हूँ। अर्जुन रायजादा ने अपना फोन निकाला और आरामदायक स्थिति में आ गया। अर्जुन रायजादा की बातें सुनकर हाउजी और दाजिया दोनों मुस्कुराए। केवल अर्जुन रायजादा ने ही उस महिला अधिकारी को लिटिल झांग कहने का साहस किया। किसी और में इतनी हिम्मत नहीं होती। अरे ऑफिसर झांग, आप क्यों नहीं आते? मेरे पास पैसे तैयार हैं, अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए कहा। यह तेज था। लगता है तुम सचमुच अमीर हो। झांग यानतोव ने फोन पर भौहें चढ़ाईं, ये जानते हुए कि अर्जुन रायजादा हाल ही तक कंगाल था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी जल्दी इतनी रकम मिल जाएगी। और ऐसा लग रहा था कि वह ये काम बिना किसी प्रयास के कर रहे हैं। हालांकि झांग यानतोव जानती थी कि उसे दूसरों के व्यवसाय में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर किसी का पैसा कमाने का अपना तरीका होता है। लेकिन अर्जुन रायजादा के लिए इतने कम समय में वैध स्रोत से इतनी राशि कमाना असंभव लग रहा था। अर्जुन रायजादा, सच में बताओ, तुम्हें पैसे कहां से मिले? झांग यानतोव ने फोन पर पूछा। 300,000 अमेरिकी डॉलर कोई छोटी रकम नहीं है। तुम क्यों परवाह करते हो? पैसा तो बस एक सांसारिक संपत्ति है। 300,000 अमेरिकी डॉलर, मुझे इसकी भी परवाह नहीं है, अर्जुन रायजादा ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर झांग यानतोव ने नाराजगी जताते हुए कहा, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो आपको हॉटपॉट सिटी का अनुबंध नहीं मिलेगा। बहन, क्या हम इस पर सहमत नहीं थे? आप अपने वादे से कैसे मुकर सकती हैं? अर्जुन रायजादा लगभग रोना चाहती थी, क्योंकि कल ये तय हुआ था कि वह उसे हॉटपॉट सिटी अनुबंध के बदले में आज 300,000 देगा, लेकिन अब वह अपना वादा तोड़ने पर विचार कर रही थी। अरे, मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता था। हालांकि मैं लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकती क्योंकि वे खुद को राहत देते हैं। मुझे लगता है कि मैं अभी भी एक अनुबंध को संभाल सकती हूँ। झांग यानतोव ने अपने होठों के कोने पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा। अगर अर्जुन रायजादा इसे देख सकता तो उसे निश्चित रूप से उसकी मुस्कान उसकी विशेषता लगती। ठीक है, मैं इसे इस तरह से कहूंगा, मैंने लॉटरी जीत ली है, विश्वास करो या नहीं? अर्जुन रायजादा ने असहाय होकर कहा। उसने यह बात बस बना ली थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस पर विश्वास करेगी। जैसे ही वह एक और झूठ पर विचार कर रहा था, झांग यानतोव ने समझदारी से हंसते हुए कहा, मैं समझता हूँ, इसी तरह से आपको पैसा मिला है। लेकिन आप सचमुच भाग्यशाली हैं, काफी कुछ जीत रहे हैं, है ना? झांग यानतोव की बात सुनकर अर्जुन रायजादा अवाक रह गया। यद्यपि झांग यानतोव एक अच्छी साथी थी, लेकिन कभी कभी वह थोड़ी गलत भी हो जाती थी। वह एक और कहानी गढ़ने ही वाला था, लेकिन उसने उस पर विश्वास कर लिया, इसलिए उसने कहा, खैर, करों के बाद ये लगभग 3 या 4 मिलियन युआन है। 3 या 4 मिलियन, ये बहुत ज्यादा है। आपको मुझे भोजन कराना होगा, झांग यानतोव ने फोन पर कहा। चिंता मत करो, फोन किन को आमंत्रित करो और जब हमारे पास समय होगा तो हम पुलिस नागरिक मिलन समारोह करेंगे, अर्जुन रायजादा ने एक शरारती मुस्कान के साथ उत्तर दिया। तुम फोन किन के साथ क्या करने की योजना बना रहे हो, बदमाश? झांग यानतोव ने नाराजगी से कहा। अर्जुन रायजादा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन झांग यानतोव ने जारी रखा, ठीक है, मैं जल्द ही आपके पास आऊंगा और मैं हॉटपॉट सिटी का अनुबंध लेकर आऊंगा और बाकी चीजों की चिंता नहीं करूंगा।
यद्यपि झांग यानतोग ने अर्जुन रायजादा को पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा था, लेकिन उसने स्वयं अर्जुन रायजादा से मिलने का निर्णय लिया क्योंकि उसे अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली थी और वह देखना चाहती थी कि वह कैसा है। 57 अध्याय 55 अध्याय 054 झांग यानतोग के आंसू। थोड़ी देर बाद झांग यानतोग शिनहाई जिले में पहुंचे। वह पहले भी एक बार यहां आ चुकी थी जब कुछ बहुत ही सनसनीखेज घटना घटी थी, और उस बारे में सोचते ही झांग यानतोग का चेहरा गुलाबी लाल हो गया। झांग यानतोग ऊपर गई और अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया, जिसे दाजिया ने खोला और उसे अंदर आने दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अस्पताल से निकलते ही आप कई मिलियन युआन जीत जाएंगे। ये वास्तव में प्रभावशाली है, झांग यानतोग ने सोफे पर बैठे अर्जुन रायजादा की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, क्या आपने ये कहावत नहीं सुनी है? अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो चीज आपको नहीं मारती वह आपको अधिक भाग्यशाली बनाती है। अर्जुन रायजादा की बातें सुनकर हाओजी के चेहरे पर उलझन के भाव दिखाई दिए। उसने अर्जुन रायजादा की ओर देखा और धीरे से पूछा, बॉस, मैंने इससे दूसरे तरीके से सुना है, जो आपको नहीं मारता वह अंततः वापस आता है। हाओजी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या आपकी प्राथमिक स्कूल की पाठ्यपुस्तक पायरेटेड थी? ये सुनकर दाजिया ने चिढ़कर कहा। अर्जुन रायजादा उनका बड़ा भाई था, उसके बारे में इस तरह कैसे बात की जा सकती है? तो फिर क्या होना चाहिए? हाओजी ने दाजिया की ओर देखते हुए लाल चेहरे के साथ जवाब दिया। हाओजी के शब्दों को सुनने के बाद दाजिया ने संक्षेप में विचार किया और कहा, मेरे विचार से ये होना चाहिए, जो आपको नहीं मारता वह निश्चित रूप से फिर से आता है। आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? जितना अधिक आप कहते हैं यह उतना ही हास्यास्पद होता जाता है, अर्जुन रायजादा ने दोनों की ओर देखते हुए चिढ़कर कहा। यद्यपि दोनों गोल्डन ट्रायंगल से आए थे और मूलतः काफी सभ्य लोग थे तथा विज्ञान का अच्छा अध्ययन करते थे, लेकिन अब वे बकवास कर रहे थे। तीनों के बीच बातचीत सुनकर झांग यानतोग खुद को हंसने से नहीं रोक सका। आपके दोनों भाई सचमुच सुसंस्कृत हैं, उसने टिप्पणी की। ये सही है, आप नहीं जानते। हाओजी ने सीधे बैठते हुए कहा, उस समय मैं गोल्डन ट्रायंगल किंडरगार्टन में भी खेलता था और गोल्डन ट्रायंगल नर्सिंग होम में भी मुकाबला करता था। हाँ, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प, झांग यानतोग ने कहा। अब वह अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। हाओजी हालांकि शारीरिक रूप से प्रभावशाली थे, लेकिन उन्होंने इसका प्रदर्शन नहीं किया। वह काफी छोटे थे, लगभग झांग यानतोग के बराबर की ऊंचाई के, इसलिए वह जो कुछ भी कहते थे वह हमेशा हास्यास्पद लगता था। ठीक है, चलो शोरगुल बंद करते हैं, अर्जुन रायजादा ने बीच में कहा, और हाओजी और दाजिया हंसे और भीतरी कमरे में जाने से पहले अर्जुन रायजादा को देखा। हालांकि वे चले जाने से पहले अर्जुन रायजादा को एक अस्पष्ट मुस्कान दी। ठीक है, अनुबंध है ना? मैं इसे लाया हूं, झांग यानतोग ने एक अनुबंध निकालकर अर्जुन रायजादा को देते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया, एक काला बैग निकाला और उसे तेजी से खोला, जिसमें $100 के नोटों के कई ढेर निकले। ये देखकर झांग यानतोग का जबड़ा खुला रह गया और अर्जुन रायजादा प्रसन्न होते हुए बोला, इतना पैसा कभी नहीं देखा है ना? हाँ, ये 2 मिलियन से भी अधिक है। अर्जुन रायजादा ने सोचा कि झांग यानतोग का मुंह उसके आश्चर्य के कारण था, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं बस उत्सुक हूँ, 2 मिलियन से अधिक कॉफी टेबल के नीचे पड़े हैं, क्या आपको इसके चोरी होने का डर नहीं है? इसके अलावा घर पर इतनी नकदी रखने से आप सचमुच एक नवधनाढ्य व्यक्ति हैं। उसकी बातें सुनकर अर्जुन रायजादा अवाक रह गया और बहुत शर्मिंदा हुआ। वह शेखी बघारना चाहता था, ये सोचकर कि उसके जैसे छोटे शहर के अधिकारी ने कभी इतना पैसा नहीं देखा होगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह उसे नवधनाढ्य समझेगी। क्या वह सचमुच नवधनाढ्य जैसा दिखता था? मैंने अभी इसे लिया है, अर्जुन रायजादा ने शर्मिंदगी से कहा। एकत्र किया हुआ? क्या आप इसे सीधे बैंक में जमा नहीं कर सकते? या क्या आप व्यक्तिगत रूप से केवल उन्हें घर ले जाने के लिए ही टैक्स निकाल रहे हैं? मुझे नहीं पता था कि आप में इतनी हास्य भावना है, झांग यानतोग ने हंसते हुए कहा। उसका अपना परिवार काफी धनी था, हालांकि उसके पिता एक सरकारी अधिकारी थे और बहुत ईमानदार थे, फिर भी परिवार के पास ज्यादा पैसा नहीं था। लेकिन झांग यानतोग के चाचा सी यांग ग्रुप के अध्यक्ष झांग जिन्यांग वास्तव में अमीर थे। बेशक कुछ मुद्दों के कारण उसके चाचा और पिता के बीच मतभेद हो गए थे और अब वे एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए थे जहां वे एक दूसरे से पूरी तरह से बचते थे। बातें आप क्या चाहते हैं? मैंने पैसे यहां रख दिए हैं, इसे ले लो और बाद में इसे गिनने में मेरी मदद करो, अर्जुन रायजादा ने कंधे उचका दिए। ठीक है, लेकिन इतने सारे पैसों के साथ यहाँ रहना कुछ हद तक जर्जर है, झांग यानतोग ने अपार्टमेंट के चारों ओर देखते हुए टिप्पणी की। मैं काफी संतुष्ट हूँ।
सोने के घोंसले और चांदी के घोंसले अपने खुद के पुआल के घोंसले जितने अच्छे नहीं होते, अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये बात तो ठीक कही, लेकिन आप तीनों बड़े लोगों का एक छोटे से अपार्टमेंट में ठूस ठूस कर रहना सचमुच बहुत मजेदार है, झांग यांटोग ने हंसते हुए कहा। सच है, इतने पैसों से तो मुझे जियांगुआई शहर में एक जगह खरीद लेनी चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता कि यहाँ कीमतें कितनी ऊंची हैं। शायद 500,000 युआन पर्याप्त होंगे, अर्जुन रायजादा ने बुदबुदाया। वह यहाँ ज्यादा समय से नहीं थे और जियांगुआई शहर के संपत्ति बाजार से ज्यादा परिचित नहीं थे। 500,000 युआन। तीसरे घेरे के अंदर के बारे में तो सोचो भी नहीं, लेकिन शायद बाहर के बारे में सोचो, झांग यांटोग ने सिर हिलाते हुए कहा। वर्तमान में जियांगुआई शहर में अचल संपत्ति की कीमतें बहुत अधिक हैं। शहर के केंद्र में सबसे कम कीमतें 10,000 युआन प्रति वर्ग मीटर से शुरू होती हैं और कई स्थानों पर कीमतें 20 से 30,000 प्रति वर्ग मीटर तक हैं। इतना महंगा? अर्जुन रायजादा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। यद्यपि उसके खाते में अभी भी पैसा था, लेकिन उसकी धुंधली याददाश्त के अनुसार ऐसा लगता था कि संपत्ति की कीमतें इतनी अधिक नहीं थीं। एक अच्छे घर के लिए 500,000 युआन पर्याप्त होने चाहिए थे। लेकिन जैसे ही अर्जुन रायजादा ने और कुछ याद करने की कोशिश की, उसे अचानक अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ और उसने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया और सोफे पर पीछे की ओर झुक गया। अर्जुन रायजादा, क्या हुआ? झांग यांटोग जल्दी से खड़ा हो गया। अर्जुन रायजादा को अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली थी और कुछ समय पहले ही उसके फेफड़े में छेद हो गया था। वह निश्चित रूप से अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। यही कारण था कि झांग यांटोग व्यक्तिगत रूप से आया था। अर्जुन रायजादा की हालत ने झांग यांटोग को बेहद चिंतित कर दिया। यद्यपि अर्जुन रायजादा एक बदमाश था, झांग यांटोग इस बात से इनकार नहीं कर सका कि अर्जुन रायजादा धीरे धीरे उसके जीवन में आ गया था और अब उसे एक दोस्त माना जा सकता था। कुछ भी नहीं। मुझे लगा कि मैं अभी कुछ याद कर सकता हूँ, लेकिन फिर मेरे सिर में बहुत दर्द होने लगा। थोड़ी देर बाद अर्जुन रायजादा होश में आया और कुछ उदासी के साथ बोला। ये दुख दर्द के कारण नहीं था, बल्कि उसकी स्मृति के उस हिस्से के कारण था जो उसने खो दिया था। वह इसे बिल्कुल भी याद क्यों नहीं कर सका, और उस दौरान वास्तव में उन्हें क्या क्या सहना पड़ा था। यदि आप याद नहीं कर सकते तो अपने आप को याद करने के लिए मजबूर न करें। शायद आपके लिए अतीत को भूल जाना बेहतर होगा, झांग यांटोग ने अर्जुन रायजादा के बगल में बैठते हुए उसे देखते हुए कहा। हाँ, इसे भूल जाओ, अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसे अपने बहुत करीब एक चेहरा दिखाई दिया जो चिंता का संकेत दे रहा था। नीचे देखने पर उसे उसकी थोड़ी खुली हुई गर्दन दिखाई दे रही थी, जिससे उसकी गहरी दरार दिख रही थी। ये वास्तव में बहुत बड़ा है, अर्जुन रायजादा ने अनायास ही कहा। ये वास्तव में गहरा था। अपने घर पर बिताए उस समय को याद करते हुए जब झांग यांटोग केवल लेस वाली ब्रा पहने रहती थी, अर्जुन रायजादा की निगाहें कामुक हो गईं। क्या बहुत बड़ा है? झांग यांटोग ने उसकी निगाह नीचे की ओर देखी और अपनी गर्दन देखी। तुम बेवकूफ हो, झांग यांटोग को गुस्सा आ गया। अरे यार, मैं यहाँ तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ और तुम अभी भी मेरा फायदा उठाने के बारे में सोच रहे हो। इसलिए गुस्से में झांग यांटोग ने अर्जुन रायजादा की छाती पर मुक्का मारा, लेकिन यह मुक्का अर्जुन रायजादा की घायल छाती पर लगा। इस पर अर्जुन रायजादा को वास्तव में तेज दर्द महसूस हुआ और वह झुकने से खुद को नहीं रोक सका। हंफ, आपने इसे बहुत वास्तविक बना दिया है। वासना तो बहुत है, लेकिन साहस नहीं है ना? झांग यांटोग असंतुष्ट होकर चिल्लाया। उसने उसे केवल हल्के से मुक्का मारा था, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह बहुत दर्द में हो, इसलिए झांग यांटोग ने उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन तभी अर्जुन रायजादा ने अपना सिर उठाया और सोफे पर पीछे झुक गया। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। मैं बहाना नहीं कर रहा हूँ। तुमने मेरे घाव पर वार किया, अर्जुन रायजादा ने दर्द से कहा। यद्यपि उनमें अच्छी सहनशक्ति थी, फिर भी उन्हें अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली थी और 10 दिन भी नहीं हुए थे। एक फेफड़ा फट गया था और उसे ठीक होने में 1 या 2 महीने लगेंगे। माफ करना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, अर्जुन रायजादा के शब्दों को सुनकर झांग यांटोग ने जवाब दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने उस पर गलत आरोप लगाया था, खासकर जब से उसने ठीक उसी जगह मारा था जहां वह घायल था, और वह खुद चिंतित हो गई। नहीं, चिंता मत करो, ये सिर्फ इतना है कि घाव थोड़ा खींच गया है। यह कोई गंभीर बात नहीं है, अर्जुन रायजादा ने झांग यांटोग को आश्वस्त किया, लेकिन इस साधारण हरकत से भी उसे और अधिक दर्द हुआ। ये देखकर झांग यांटोग की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे मारा था और यद्यपि यह बहुत दर्दनाक था, फिर भी उसने उस पर झूठा आरोप लगाया। लेकिन जब उसने माफी मांगी और सच्चाई जान ली, तो अर्जुन रायजादा ने अपनी पीड़ा को कम करते हुए उसे सांत्वना दी।
इस प्रकार झांग यानतोब के भीतर भावनाओं का एक उलझन भरा मिश्रण उमड़ पड़ा। यद्यपि अर्जुन रायजादा अक्सर एक झटकेदार व्यक्ति था, वह एक जिम्मेदार व्यक्ति था। ये देखते हुए कि वह सिर्फ एक अंगरक्षक था, फिर भी उसने अपना कर्तव्य निभाया। जब उसकी नियोक्ता की जान को खतरा हुआ तो उसने अपने शरीर से उसकी रक्षा की। इस वजह से झांग यानतोब की नजर में अर्जुन रायजादा का आकार बहुत लंबा लग रहा था। अब सब ठीक है, अभी बहुत दर्द हो रहा था। मुझे सचमुच लगा कि घाव खुल गया है। अर्जुन रायजादा ने राहत की सांस ली। दर्द काफी कम हो गया था और उसे चोटों की आदत थी, इसलिए वह जानता था कि कोई गंभीर रक्तस्राव नहीं हुआ है। मुझे बहुत खेद है, झांग यानतोब ने फुसफुसाते हुए कहा। अर्जुन रायजादा ने ऊपर देखा तो उसे एक उदास चेहरा दिखाई दिया। वे जीवंत बड़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। क्यों रो रही हो? यह मैं ही हूं जो दर्द में हूं, तुम्हें पता है। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया, ये जानते हुए कि वह उसके बारे में चिंतित थी। मैं रो नहीं रहा हूं, बस मेरी आंख में थोड़ी धूल चली गई। झांग यानतोब ने अपने चेहरे से आंसू पोंछते हुए मुंह मोड़ लिया। ये देखकर अर्जुन रायजादा के होठों पर मुस्कान आ गई। यद्यपि झांग यानतोब का व्यक्तित्व कभी कभी बहुत मजबूत होता था और वह दुनिया के बारे में थोड़ी भोली थी, वह वास्तव में एक दयालु लड़की थी। अर्जुन रायजादा को याद आया कि उसने झांग यानतोब से कहा था कि वह वास्तव में उससे शादी करना चाहता है और उसे अपनी पत्नी के रूप में घर ले जाना चाहता है। यद्यपि उनकी यह टिप्पणी मुख्यतः झांग यानतोब की सुंदरता के कारण थी, फिर भी उनके मन में उनके प्रति हल्का सा स्नेह था। तभी झांग यानतोब ने मुड़कर अर्जुन रायजादा की निगाहें देखी और अपना चेहरा ढकते हुए कहा, तुम क्या देख रहे हो? ये सुनकर अर्जुन रायजादा हंसा और बोला, अधिकारी झांग, आपका रोता हुआ चेहरा देखकर क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझसे प्यार करने लगे हैं? ओह, ये कैसे संभव हो सकता है? ये सुनकर झांग यानतोब ने उसे घूरा, यह महसूस करते हुए कि जिस अर्जुन रायजादा को वह नापसंद करती थी वह वापस आ गया है और हमेशा अंत में हंसना पसंद करता है। ये तो बेकार था कि मैंने तुम्हारे लिए आंसू बहाए। ठीक है, देर हो रही है, मैं अब चलता हूँ। अपनी चोटों का अच्छे से ध्यान रखना और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। झांग यानतोब खड़ी हो गई और मेज से सारे पैसे उठाकर अपने छोटे से हैंडबैग में रख लिए, लेकिन पैसों की 30 गड्डियां एक छोटे से बैग के लिए बहुत ज्यादा थीं। ये देखकर अर्जुन रायजादा ने असहाय होकर आह भरी, एक बड़ा बैग ढूंढा और उसमें 300,000 रुपये डालकर झांग यानतोब को सौंप दिया। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। झांग यानतोब ने सिर हिलाया, कागज का थैला लिया और कमरे से बाहर चला गया। झांग यानतोब के जाने के बाद अर्जुन रायजादा ने अपनी छाती पकड़ ली और पुकारा, हाओजी, दाजिया, मेरे लिए कुछ हेमोस्टेटिक दवा लाओ। दरअसल ऐसा नहीं था कि दर्द कम हो गया था, वह इतने समय से बस यही सब सहन कर रहा था। किसी तरह झांग यानतोब के आंसू देखकर अर्जुन रायजादा उसे और अधिक परेशान नहीं करना चाहता था। 58 अध्याय 56 अध्याय 55 एक घर खरीदना सिफारिश टिकट का अनुरोध। अगले दिन अर्जुन रायजादा उठा और उसने कुछ सोचा। उसे वास्तव में अब एक घर खरीदना चाहिए क्योंकि उसके पास इतनी राशि थी, अन्यथा यहाँ रहना वास्तव में बहुत सुविधाजनक नहीं था। इस अपार्टमेंट में केवल 2 बेडरूम थे, वह एक में रहता था और दाजिया और हाउजी दूसरे में ही रह सकते थे। हालांकि दोनों को कोई शिकायत नहीं थी, फिर भी अर्जुन रायजादा को लगा कि यह बिल्कुल सही नहीं है। वे उसके भाई थे और यदि वे भी आराम से नहीं रह सकते थे तो वह सचमुच उनके लायक नहीं था। अब अर्जुन रायजादा के पास अभी भी 1.5 मिलियन से अधिक पैसे थे, जो एक अच्छा घर खरीदने के लिए पर्याप्त थे। उसके खाते में 30 मिलियन से अधिक की राशि का तो जिक्र ही नहीं, यदि आवश्यक हो तो वह उसका भी उपयोग कर सकता था। अपना मन बनाने के बाद अर्जुन रायजादा ने हाउजी और दाजिया को बुलाया, जो अभी भी एक बिस्तर पर एक साथ गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन अर्जुन रायजादा ने उन्हें ऊपर खींच लिया। यार, हम इतनी जल्दी क्यों उठ रहे हैं? आज कुछ भी नहीं है, चलो थोड़ा और सो लेते हैं, क्या तुम सो लोगे? हाउजी ने जम्हाई ली, जाहिर है उसे अभी भी पर्याप्त नींद नहीं मिली थी। हाउजी पूरी रात करवटें बदलता रहा, मुझे मुश्किल से नींद आई। दाजिया ने असंतुष्ट होकर हाउजी की ओर देखते हुए कहा। दोनों की शिकायतें सुनकर अर्जुन रायजादा हंसा और बोला, अब आपको खराब नींद के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। चलो आज घर की तलाश में चलते हैं, हमें कम से कम 3 बेडरूम वाला घर खरीदना चाहिए। अर्जुन रायजादा की बातें सुनकर दोनों बिस्तर से उछल पड़े और अर्जुन रायजादा की ओर देखते हुए एक साथ बोले, बड़े भाई, क्या आप सचमुच घर खरीदने की योजना बना रहे हैं? मैं वास्तव में अब दाजिया हाउजी के साथ कमरा नहीं लेना चाहता। दोनों ने एक साथ बात की, जिससे वे स्वयं भी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने शर्मिंदगी भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। वे ऐसे साथी थे जो जीवन और मृत्यु के दौर से एक साथ गुजरे थे, वे एक साथ रहना कैसे नहीं चाहेंगे?
हालांकि जब दाजिया ने रात में हाउजी की नींद की आदतों के बारे में सोचा और हाउजी ने दाजिया के विशाल शरीर पर विचार किया, तो दोनों फिर से बोले, बड़े भाई चलो जल्दी से चलते हैं। और इसलिए दोनों द्वारा खींचे जाने पर अर्जुन रायजादा अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। तभी उसे एहसास हुआ कि ये दोनों उतने अविभाज्य नहीं थे जितने वे आमतौर पर दिखते थे। अर्जुन रायजादा को नहीं पता था कि अच्छा घर कहाँ मिलेगा, लेकिन फिर उसे याद आया कि आज रविवार है और तियानिया ग्रुप छुट्टी पर है और वह महिला कुछ अच्छे घर सुझाने में सक्षम होगी। ये बात ध्यान में रखते हुए अर्जुन रायजादा ने लिन जिवेन का मोबाइल फोन नंबर डायल किया और जब परिचित आवाज ने जवाब दिया तो अर्जुन रायजादा ने कहा, हेलो, क्या यह मिस लिन है? मैं अर्जुन रायजादा हूँ, मुझे आपसे एक एहसान मांगना है। ओह श्रीमान, हाँ, यह क्या है? लिन जिवेन की आवाज थोड़ी आलसी लग रही थी, जैसे कि वह अभी तक बिस्तर से नहीं उठी थी। मैं सोच रहा था कि क्या जियागुआई शहर में कोई अच्छी लिस्टिंग है। मैं जिस जगह पर रह रहा हूँ वह बहुत छोटी है और मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ। अर्जुन रायजादा ने खुश होकर पूछा, आप सही व्यक्ति के पास आए हैं। हमारे तियानिया समूह के पास कई संपत्तियां हैं जिनमें से कुछ बिक्री के लिए हैं। मैं प्रभारी व्यक्ति को जानता हूं, मैं आपके साथ आऊंगा। लिन जिवेन ने लाइन के दूसरे छोर से प्रस्ताव दिया। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर अर्जुन रायजादा ने विनम्रता से कहा, क्या ये बहुत अधिक परेशानी होगी? फफ। लिन जिवेन अर्जुन रायजादा के जबान मुड़ने वाले शब्दों पर हंसी, उसे हमेशा की तरह मजाकिया लगा। क्या बात है? अर्जुन रायजादा ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। अगर यह बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है तो मुझे परेशान करें। क्या तुम मुझे परेशान कर रहे हो या नहीं? लिन जिवेन ने हंसते हुए पूछा। ओह, मुझे तंग मत करो, अर्जुन रायजादा ने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा और अपनी अजीब वाक्यांश रचना को स्वीकार किया। ठीक है, मैं अब तुम्हें तंग नहीं करूंगा। जिन शेन के पास आओ, थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं तैयार होकर आता हूँ, लिन जिवेन ने हंसते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अर्जुन रायजादा ने फोन रख दिया और दाजिया और हाउजी को कार में बैठने का इशारा किया। अर्जुन रायजादा की कार में काफी सुधार हुआ था। हालांकि यह रियो ओबरॉय से मिली हुई थी, लेकिन फिर भी पुरानी ऑटो की तुलना में इसमें काफी सुधार हुआ था। बड़े भाई, बुरी कार नहीं है, लेकिन ये लाल रंग थोड़ा बेकार है ना? हाउजी ने कार में बैठते हुए टिप्पणी की। कुछ दिन पहले मैंने सोचा ये किसकी कार है, लेकिन यह आपका ही निकला, बड़े भाई, दाजिया ने हंसते हुए कहा। तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास कार है, शिकायत मत करो, अर्जुन रायजादा ने चिढ़कर उन दोनों की ओर देखते हुए कहा। हालांकि कार लाल रंग की थी, अर्जुन रायजादा ने इसे अपने प्रयासों से अर्जित किया था। साथ ही यह एक सीमित संस्करण वाली स्पोर्ट्स कार थी जो पहले से ही काफी अच्छी थी। कार स्टार्ट करने के बाद दाजिया ने अपनी आंखें बंद की और कहा, इंजन वाकई बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बॉडी को थोड़ा संशोधित किया जा सकता है। शायद आगे एक बड़ा बार जोड़ा जा सकता है और अधिक सुरक्षा के लिए चेसिस को मजबूत किया जा सकता है। तो क्या तब भी यह Z4 ही होगा? इसे भूल जाए, आपकी नजर में केवल सुरक्षा और गति ही मायने रखती है। तुम दोनों को सौंदर्यबोध की बिल्कुल भी समझ नहीं है। अर्जुन रायजादा ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, एक्सीलेटर दबाया और धीरे धीरे पड़ोस से बाहर जिन शेंग की ओर चला गया। जिन शेंग एक 5 सितारा होटल था जो लिन जिवेन के निवास स्थान से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए अर्जुन रायजादा ने सोचा कि जब तक वह वहां पहुंचेगा तब तक लिन जिवेन भी वहां पहुंच जाएगा। अप्रत्याशित रूप से उसने 1 घंटे तक इंतजार किया, इससे पहले कि वह अंततः लिन जिवेन का आंकड़ा देख पाता। मिस लिन, आप आखिरकार आ ही गईं, लिन जिवेन के कार में बैठने के बाद अर्जुन रायजादा ने कहा। तुम्हें पता है, तुम्हें फ्रेश होने में थोड़ा ज्यादा समय लगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि एक औरत को मेकअप करने में बहुत समय लगता है? पुरुषों को धैर्य रखना चाहिए। लिन जिवेन ने अप्रसन्न होकर अर्जुन रायजादा की ओर देखा। ठीक है, लेकिन मेकअप पर 1 घंटा बिताने के बाद मैं सचमुच जानना चाहता हूं कि आप पहले कैसी दिखती थी, उन्होंने स्टीयरिंग संभालते हुए और कार घुमाते हुए कहा। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं पहले बदसूरत थी? लिन जिवेन हंसी और अर्जुन रायजादा को एक चंचल थप्पड़ मारा, फिर हाउजी और दाजिया का अभिवादन करने के लिए अपना सिर घुमाया। फिर उसने अर्जुन रायजादा की ओर देखा और कहा, एक महिला का मेकअप करना पुरुषों के प्रति सम्मान का एक रूप है, समझ रहे हो? ठीक है, आपके सम्मान के लिए मैं बाद में आपको भोजन कराऊंगा। अब हम कहाँ जा रहे हैं? मैं भी तियानिया ग्रुप का कर्मचारी हूँ, क्या मुझे घर खरीदने पर छूट मिल सकती है? अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक, हमारी कंपनी के कर्मचारियों को 6% की छूट मिल सकती है, लेकिन मैं आपके लिए उन्हें 8% या 10% तक की छूट दिलाने की कोशिश करूंगा। चलो पहले क्विही युआन चलते हैं, वहां काफी अच्छा है, लिन जिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा।
तो मैं निश्चित रूप से सही व्यक्ति के पास आया हूँ। धन्यवाद सहायक लिन। अर्जुन रायजादा ने कार फिर से स्टार्ट की और तियानिया समूह के स्वामित्व वाली एक संपत्ति की ओर चल दिया। हे अर्जुन रायजादा, तुम बहुत विनम्र हो। जब हम निजी तौर पर मिलते हैं तो आपको मुझे सहायक लिन कहने की जरूरत नहीं है, बस जिवेन ही ठीक है। मैं तुमसे थोड़ी बड़ी हूँ, इसलिए तुम चाहो तो मुझे बहन भी कह सकते हो। लिन जिवेन ने हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन रायजादा की प्रोफाइल देखते हुए कहा। उसने पाया कि अर्जुन रायजादा एक बहुत ही सुंदर आदमी है, और हालांकि वह उसके बारे में अच्छी धारणा रखती थी, लिन जिवेन कभी भी उसके स्तर के किसी व्यक्ति से शादी करने के बारे में नहीं सोचेगी। वह अमीर लोगों से शादी करना चाहती थी, इसलिए नहीं कि लिन जिवेन विशेष रूप से स्वार्थी था। आखिरकार उसका एक छोटा भाई विश्वविद्यालय में पढ़ता था और उसके वृद्ध माता पिता, जिनकी सेहत ठीक नहीं थी, को बहुत कम पेंशन मिलती थी। अपने भाई की विश्वविद्यालय की ट्यूशन फीस का भुगतान लिन जिवेन द्वारा किया गया था, इसलिए जीवन के कुछ निर्णयों में उसने अमीर व्यक्ति से विवाह करने के बारे में सोचा। बेशक ये महज विषयांतर थे। अर्जुन रायजादा समूह को कुही युआन के बिक्री विभाग में ले गए। जब Z4 प्रवेश द्वार पर रुका तो तुरंत हलचल मच गई। हर कोई जानता था कि यह जनरल मैनेजर ली की कार थी, जो जियागुआई शहर में अद्वितीय थी, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी भी उपेक्षा दिखाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि जब उन्होंने देखा कि बाहर निकलने वाले लोग एक अपरिचित व्यक्ति और महाप्रबंधक के सहायक थे, तो वे कुछ हद तक हैरान हो गए। लाइसेंस प्लेट और कार दोनों ही स्पष्ट रूप से रिया ओबरॉय की थीं। सहायक लिन, आपको देखकर अच्छा लगा। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये सज्जन कौन है? बिक्री विभाग की प्रमुख, जो एक बहुत ही व्यवहार कुशल महिला थी, ने अर्जुन रायजादा की ओर देखा और पूछा। मैनेजर झू, मैं श्रीमान बोल रहा हूँ। अर्जुन रायजादा तियानिया समूह के अंगरक्षकों के टीम लीडर और वह महाप्रबंधक ली के मुख्य अंगरक्षक भी हैं। लिन जिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज उनके साथ घर देखने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा, कृपया अंदर आइए, मैनेजर झू ने कहा, अंगरक्षक के रूप में अपनी भूमिका के कारण अर्जुन रायजादा के प्रति कोई लापरवाही नहीं दिखाते हुए। इस तथ्य से कि अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय की स्पोर्ट्स कार चलाई, वह बता सकती थी कि महाप्रबंधक की नज़र में उसका स्थान महत्वपूर्ण होगा, अन्यथा वह सीईओ की कार कैसे चला सकता था। इसके अलावा अर्जुन रायजादा बहुत सुंदर था और उसके बारे में कुछ आकर्षक शरारत थी, जिससे मैनेजर झू का मन भटक गया। उसने सोचा कि यह कमजोर आदमी किसी अंगरक्षक जैसा नहीं, बल्कि किसी रखवाले जैसा लग रहा था। ये सोचते हुए मैनेजर झू जल्दी से उनके पीछे चल पड़ा। श्री अर्जुन रायजादा, आप किस तरह की संपत्ति खरीदने में रुचि रखते हैं? मैनेजर झू ने पेशेवर मुस्कान के साथ पूछा। उनके विचार में ये संभव नहीं था कि अर्जुन रायजादा के पास अपना घर न हो, इसलिए उनके शब्दों से पता चलता था कि वह एक धनी खरीदार थे। क्या आपके पास कोई अनुशंसित लेआउट है? मुझे कम से कम 4 बेडरूम चाहिए, बेहतर होगा कि वे अच्छी जगह पर हो, और अगर उसमें गैराज भी हो तो बेहतर होगा। अर्जुन रायजादा ने अपनी जरूरतें बताई, जिनकी उसे फिलहाल जरूरत थी। 3 लोगों के लिए कम से कम एक शयन कक्ष आवश्यक था, तथा आदर्श रूप से एक गैराज या ऐसा ही कुछ। मैनेजर झू ने बताया, हमारे यहाँ कई अच्छी डुप्लेक्स संपत्तियां हैं। यहाँ 6 24 मंजिला ऊंची इमारतें हैं और प्रत्येक पर 23वीं और 24वीं मंजिलें खुली योजना वाली डुप्लेक्स हैं, जिनका क्षेत्रफल 140 से 230 वर्ग मीटर तक है। कम से कम 400 वर्ग मीटर से लेकर 550 वर्ग मीटर तक के बड़े डुप्लेक्स भी उपलब्ध हैं। यही विकल्प है। ये सुनकर लिन जिवेन भौंचक्का रह गया। वह अर्जुन रायजादा की वित्तीय स्थिति से अवगत थी, वह शायद अधिकतम 400,000 तक पहुंच सकता था। 1.5 मिलियन युआन से अधिक की लागत वाले ऐसे डुप्लेक्स अपार्टमेंट निश्चित रूप से अर्जुन रायजादा की पहुंच से बाहर थे, इसलिए उन्होंने पहल करते हुए कहा, मैनेजर झू, क्या इससे छोटा कुछ नहीं है? इसके अलावा वे मंजिलें बहुत ऊंची हैं, जो वास्तव में बहुत सुविधाजनक नहीं है। मैनेजर झू ने सोच समझकर सिर हिलाया और कहा, यदि आप निचली मंजिलों को पसंद करते हैं तो 12वीं मंजिल पर स्थित डुप्लेक्स लगभग 200 वर्ग मीटर के होते हैं। इनमें से कुछ में छोटी अटारी भी है, आप कह सकते हैं कि वे छोटे डुप्लेक्स हैं। सबसे छोटा 120 वर्ग मीटर का है। वे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन उनकी कीमत अधिक होती है। 24वीं मंजिल पर स्थित डुप्लेक्स की कीमत लगभग 8,000 प्रति वर्ग मीटर है, लेकिन 18वीं मंजिल पर स्थित सबसे ऊपरी मंजिल के डुप्लेक्स की कीमत औसतन 10,000 प्रति वर्ग मीटर है। पैसे के मूल्य के लिए मैं अभी भी श्री की सिफारिश करूंगा। अर्जुन रायजादा 24वीं मंजिल पर डुप्लेक्स, लेकिन अंत में ये श्रीमान पर निर्भर है। अर्जुन रायजादा। ये सुनकर लिन जिवेन अवाक रह गई। वह चाहती थी कि मैनेजर झू एक किफायती मकान ढूंढे जो पर्याप्त हो, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मैनेजर झू ने डुप्लेक्स पर ध्यान केंद्रित किया, यह मानते हुए कि अर्जुन रायजादा निश्चित रूप से उन्हें वहन कर सकता है।
यदि मैनेजर झू ने अपना परिचय इतनी गंभीरता से नहीं दिया होता तो लिन जिवेन ने सोचा होता कि बिक्री प्रबंधक उनका मजाक उड़ा रहा है। लिन जिवेन कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अर्जुन रायजादा पहले ही बोल पड़ा, मैं देख रहा हूं कि यहाँ कुछ विला हैं, क्या वे खरीदने के लिए उपलब्ध हैं? ये निश्चित रूप से संभव है, विला नम। मैनेजर झू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कमरा जनरल मैनेजर का है और कभी कभी वह कुछ समय के लिए यहाँ रुकती हैं। इन विला की कीमतें स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक थीं, जो कोई भी जियागुआई शहर में इन्हें खरीद सकता था उसे अमीर माना जाता था। और यद्यपि मैनेजर झू ने अर्जुन रायजादा को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा था जो उन्हें वहन नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने यह मुद्दा उठाया था, वह प्रवाह के साथ जाने के लिए खुश थी। आखिरकार घर बेचने पर हमेशा कमीशन मिलता ही है। आज 3 और अध्याय हैं, कृपया अनुकूलित रहें। 59 अध्याय 57 अध्याय 056 विला नंबर 1 59 अध्याय 57 अध्याय 056 विला नंबर 1 मैनेजर झू के शब्दों ने तुरंत अर्जुन रायजादा का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने जियांगनान नंबर 1 जिले के अंदर विला अनुभाग को देखा, जो विशेष रूप से विशिष्ट था। इसके अलावा विला क्षेत्र जियांगन जिले के भीतर एक प्राकृतिक झील के बगल में स्थित था, विशेष रूप से विला नंबर 1, जिसमें न केवल एक अतुलनीय दृश्य था बल्कि एक सुंदर वातावरण भी था। अन्य विला इसी के चारों ओर स्थित थे, जिससे पहली नजर में ही इसकी विशिष्टता का पता चल जाता था। विला नंबर 1 की कीमत कितनी है? अर्जुन रायजादा ने उत्सुकता से पूछा। विला नंबर 1, मैनेजर झू ने झिझकते हुए, भौहें चढ़ाते हुए और अर्जुन रायजादा की ओर देखते हुए कहा, श्रीमान, हाँ, सैद्धांतिक रूप से विला नंबर 1 बिक्री के लिए नहीं है, इसलिए हमारे लिए कीमत बताना मुश्किल है। सैद्धांतिक रूप से बिक्री न होने का अर्थ यह नहीं है कि यह बिक्री के लिए नहीं है। इसके अलावा क्या आप मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं कर सकते? अर्जुन रायजादा ने मैनेजर झू को अप्रसन्नता से देखा और कहा, इसके अलावा श्रीमान ली और मेरे बीच अच्छे संबंध हैं। क्या यह उचित नहीं है कि आप मुझे बताएं? अर्जुन रायजादा के शब्दों से मैनेजर झू का चेहरा लाल हो गया। वह शर्मिंदा महसूस करने लगी और जल्दी से बोली, ये श्री ली ने अभी तक विला नंबर 1 के लिए कीमत तय नहीं की है, इसलिए मैं भी इसका खुलासा नहीं कर सकता। इसके अलावा आप इसे वैसे भी नहीं खरीद रहे हैं। किसने कहा कि मैं नहीं खरीद रहा हूं? अर्जुन रायजादा ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली, मैनेजर झू पर बहुत गुस्से से देखते हुए कहा, क्या आप लोगों को नीची नजर से देख रहे हैं? ये मैनेजर झू और भी घबरा गया। उसकी नजरें तुरंत लिन जिवेन की ओर गईं, जिन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन रायजादा, मैनेजर झू के लिए इसे मुश्किल मत बनाओ। आखिरकार वह तो बस अपना काम कर रही है। जियांगन नंबर 1 जिले में विला नंबर 1 की कीमत वास्तव में निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि श्री ली ने इसे अपने लिए सुरक्षित रखा है। हम तो बॉस अविश्वसनीय है ना? सच में इसे आरक्षित भी कर लिया, जिससे मेरे लिए इसे खरीदना असंभव हो गया। अर्जुन रायजादा ने उन दोनों को नाखुश होकर देखा। अर्जुन रायजादा के शब्दों ने मैनेजर झू को तुरंत एक नई रोशनी में देखने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि अर्जुन रायजादा न केवल एक सुंदर चेहरा था, बल्कि वह एक नवधनाढ्य भी था। कई वर्षों तक बिक्री विभाग के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के कारण मैनेजर झू कुछ लोगों के इरादों को भांप सकते थे। नवधनाढ्य लोग आमतौर पर दिखावा करना पसंद करते हैं, जैसे कि अर्जुन रायजादा। हालांकि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अर्जुन रायजादा रियो ओबरॉय से बहुत नाराज था, इसलिए उसने ये शब्द कहे थे। लिन जिवेन अर्जुन रायजादा से काफी हैरान था। ये बात सच है कि 3 दिन बाद किसी व्यक्ति को एक नई रोशनी में देखा जाना चाहिए। कुछ समय पहले अर्जुन रायजादा अपनी कंपनी में कम वेतन मिलने की शिकायत कर रहा था। उसके पास खाने के लिए भी पैसे खत्म हो गए थे। फिर भी इतने कम समय में अर्जुन रायजादा न केवल संपत्ति खरीदना चाहता था, बल्कि उसकी नजर एक विला पर भी थी, जिसने लिन जिवेन को चकित कर दिया। इसे उससे बेच दो। बाहर से एक फुर्सत भरी आवाज आए। सभी ने तुरंत आवाज के मालिक की ओर देखा। एक लंबी आकर्षक महिला साधारण पोशाक में अंदर आई। उसकी काली डेनिम स्कर्ट और लंबी सुडौल टांगे विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कर रही थीं। एक सफेद टी शर्ट ने उसकी पूरी छाती को प्रभावशाली ढंग से ऊपर उठा दिया था। मैनेजर झू और लिन जिवेन दोनों लगभग एक साथ चिल्लाए, श्रीमान ली। हाँ, रियो ओबरॉय ने सिर हिलाया। दरअसल उसने आज बिक्री कार्यालय जाने की योजना नहीं बनाई थी, बल्कि बाहर जाकर घूमने और गोल्फ खेलने की योजना बनाई थी। हालांकि जब वह जियांगन नंबर 1 के बिक्री कार्यालय से गुजरी और उसने अपनी BMW को बाहर खड़ी देखी, तो उसे अचानक याद आया कि अर्जुन रायजादा अब कार का मालिक था। इसलिए वह कार से बाहर निकली और दरवाजे के पास पहुंचते ही अर्जुन रायजादा की टिप्पणियां सुनने लगी।
रिया ओबरॉय अर्जुन रायजादा की वित्तीय स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से जानती थी, इसलिए उसे विश्वास नहीं हुआ कि अर्जुन रायजादा के पास विला खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है। सिर्फ एक विला ही नहीं, यहां तक कि एक साधारण 3 कमरों वाला फ्लैट भी उसके लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। जियांगुआई शहर में अचल संपत्ति की कीमतों के अनुसार 100 वर्ग मीटर के फ्लैट की कीमत कम से कम 2 मिलियन होगी, यहाँ एक विला की कीमत करोड़ों में होगी। तो रिया ओबरॉय आत्मविश्वास से छाती फुलाकर अंदर चली गई। अर्जुन रायजादा ने शरारत भरी आंखों से रिया ओबरॉय को देखा। फिर एक हल्की सी दुष्ट मुस्कान के साथ उसकी निगाह रिया ओबरॉय के पैरों पर टिक गई, जो रेशमी मोजों से भी अधिक चिकने थे, और कहा, "यो मिस्टर ली, आज तुम्हारी छुट्टी है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप बिक्री कार्यालय में काम का पर्यवेक्षण करेंगे।" एक बयान से उन्होंने न केवल रिया ओबरॉय और मैनेजर झू के बीच तनाव पैदा कर दिया, बल्कि रिया ओबरॉय का कठोर मजाक भी उड़ाया। हालांकि रिया ओबरॉय को अर्जुन रायजादा पसंद था, कभी कभी वह उसे पूरी तरह से कोसने से खुद को रोक नहीं पाती थी। सिर्फ अर्जुन रायजादा के गुंडे व्यवहार के कारण ही नहीं, बल्कि इसलिए भी कि वह उसके दिल में एक खास छवि जैसा दिखता था। रिया ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा को बहुत ठंडेपन से देखा और कहा, "अर्जुन रायजादा, क्या तुम इस विला नंबर 1 का आकार भी जानते हो जिसे तुम खरीदने की सोच रहे हो?" "आकार है ना?" अर्जुन रायजादा चौंक गया और हंसते हुए बोला, "मैं वास्तव में यह नहीं जानता। आपको ये बताने में कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा विला की कीमत आकार के हिसाब से नहीं बल्कि सेट के हिसाब से तय होती है।" रिया ओबरॉय को यकीन था कि अर्जुन रायजादा इस घर को वहन नहीं कर सकती और उसने जानबूझकर अपनी बात बढ़ा चढ़ाकर कही। उसकी ठंडी हंसी फूट पड़ी। "यह विला नंबर 1 निश्चित रूप से जियांगुआई शहर का सबसे शानदार विला है, जिसमें शानदार वातावरण, अच्छी हवा है और ये शहर के दूसरे केंद्र में स्थित है। ये निश्चित रूप से भविष्य में जियांगुआई शहर का स्वर्ण जिला बन जाएगा।" "उफ, बकवास बंद करो और हमें बस कीमत बताओ।" दाजिया, जो झाड़ियों में घूमने से नफरत करता था, अधीर हो रहा था। वह स्पष्टवादिता को तरजीह देते थे। "कीमत बता दो, और अगर सौदा हो जाए तो सौदा हो जाए, अगर नहीं तो चलो अलग हो जाएं।" दाजिया एक सीधा साधा व्यक्ति था। रिया ओबरॉय ने अपने होंठ भींचे, अर्जुन रायजादा की ओर देखा और फिर ठंडे स्वर में कहा, "इस विला की कीमत 32 मिलियन है। 9.4% छूट के साथ भी यह अभी भी 30 मिलियन है। क्या आप इसे वहन कर सकते हैं?" आखिरी वाक्य पर रिया ओबरॉय की आंखें उपहास से भर गईं, मानो वह अर्जुन रायजादा का पूरी तरह से कंगाल होने के लिए उपहास कर रही हो। उसकी निगाहों ने अर्जुन रायजादा के पुरुष अहंकार को बढ़ा दिया और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, "ये सिर्फ 30 मिलियन है। अगर ये 300 मिलियन भी होता तो भी मैं इसे वहन कर सकता था। क्या तुम एक बार के लिए शेखी बघारना बंद नहीं कर सकते?" रिया ओबरॉय ने उपहास किया। "तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है?" अर्जुन रायजादा चौंक गया और फिर तीखे स्वर में बोला, "बिक्री अनुबंध तैयार करो अभी।" "क्या?" मैनेजर झू चौंक गया और घबराहट से श्रीमान की ओर देखने लगा। ली ने पूछा, "श्रीमान ली, हमें क्या करना चाहिए?" "जाओ, उससे बिक्री अनुबंध दिलाओ। मैं देखना चाहती हूं कि वह क्या चाल चलने की कोशिश कर रहा है।" रिया ओबरॉय ने दांत पीस लिए। ऐसा लग रहा था कि उसके और अर्जुन रायजादा के बीच गहरा झगड़ा चल रहा है। लिन जिवेन रिया ओबरॉय के बगल में खड़ा था, आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, बस उत्सुकता से अर्जुन रायजादा को घूर रहा था। मैनेजर झू जल्दी से अंदर गए और बिक्री महिलाओं को बिक्री अनुबंध मुद्रित करने में मदद करने का निर्देश दिया। एक बड़े बिक्री केंद्र में, विशेष रूप से जियांगन नंबर 1 जैसे प्रमुख जिले में, संपत्ति बेचे जाने के तुरंत बाद सभी संबंधित प्रक्रियाओं को संभालने के लिए रियल एस्टेट कर्मचारी साइट पर मौजूद थे। 10 मिनट से भी कम समय में मैनेजर झू ने सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली। रिया ओबरॉय ने चाय का कप पकड़े हुए धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, "श्रीमान, सभी प्रक्रियाएं क्रम में हैं। क्या अब भुगतान का समय नहीं आ गया है? 30 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है। यदि आप भुगतान नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे? सबसे बुरी स्थिति में मैं तुम्हें अपना अंडरवियर दे दूंगा।" अर्जुन रायजादा ने नाक भान सिकोड़ी। फट! रिया ओबरॉय ने अचानक अर्जुन रायजादा के चेहरे पर सुगंधित चाय का एक घूंट उड़ेल दिया। उसने उसे घूरते हुए कहा, "अर्जुन रायजादा, कमीने!" "अरे!" अर्जुन रायजादा ने अपने चेहरे से चाय पोंछी। ये गर्म थी और इसमें सुगंध का एक संकेत था। वास्तव में रिया ओबरॉय जैसी खूबसूरत महिला की खुशबू थी। लिन जिवेन ने जल्दी से अर्जुन रायजादा को एक टिश्यू दिया। इसे स्वीकार करते हुए अर्जुन रायजादा ने उन्हें धन्यवाद दिया, फिर अपना चेहरा पोंछा। लिन जिवेन ने उसके कान में फुसफुसाया, "अर्जुन रायजादा, ये बहुत है। इसको बड़ा मुद्दा मत बनाओ। बस अब माफी मांगिए और मुझे विश्वास है कि श्रीमान ली तुम्हें दोष नहीं देगी। सहायक लिन, आप भी मुझे नीची नजर से नहीं देखते, है ना?" अर्जुन रायजादा ने भौहें चढ़ाईं।
नहीं नहीं, लिन जिवेन ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए, उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा था। मैं तुम्हें कैसे नीचा देख सकता हूँ? मैं तो बस यही सोचता हूँ कि आप वास्तव में 30 मिलियन का खर्च नहीं उठा सकते। मैं तो यह मानूंगा कि आप श्रीमान से सिर्फ झगड़ा कर रहे हैं, ली, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप इसे उड़ा दें। जिवेन, उससे परेशान मत हो, उसे तमाशा करने दो। मैं देखना चाहता हूं कि वह इसे कैसे खत्म करने की योजना बना रहा है। रिया ओबरॉय मुस्कुराए। स्नैप! वह असहनीय था। अर्जुन रायजादा ने एक बैंक कार्ड निकाला और उसे कॉफी टेबल पर पटक दिया और चिल्लाया, अरे कार्ड स्वाइप करो। तस्क, ये सब दिखावे के लिए है। देखते हैं जब कार्ड नहीं जाएगा तो आप क्या करेंगे। रिया ओबरॉय ने व्यंग्य किया, फिर मैनेजर झू को बुलाया, उसका कार्ड स्वाइप करो। हाँ, मैनेजर झू ने जल्दी से वायरलेस भुगतान डिवाइस को पकड़ लिया और जल्दी से उसे अर्जुन रायजादा के सामने रख दिया, पासवर्ड डाला, कार्ड स्वाइप किया और फिर 30 मिलियन की राशि दर्ज की और फिर उसे अर्जुन रायजादा को सौंपते हुए कहा, श्रीमान, हाँ, कृपया अपना पिन दर्ज करें। अर्जुन रायजादा ने पैर क्रॉस करके और रिया ओबरॉय को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए भुगतान डिवाइस को पकड़ा और जल्दी से कई नंबर दबा दिए। जब अर्जुन रायजादा ने उपकरण चलाया तो सभी लोग तनाव से देख रहे थे। हाओजी और दाजिया एक तरफ खड़े हो गए, उन्होंने कार्ड मशीन की तरफ देखा तक नहीं। 30 करोड़ उनके लिए बच्चों का खेल था। गोल्डन ट्रायंगल जैसे कुख्यात स्थान पर पैसे को वास्तव में पैसा नहीं माना जाता था। प्रत्येक निवासी, यहां तक कि सबसे गरीब व्यक्ति के पास भी कम से कम $5 मिलियन की बचत थी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक घर में किले की दीवारें बनाई गई थीं और रक्षात्मक हथियार स्थापित किए गए थे। कोई विकल्प नहीं था, उस जगह पर कोई अमीर कैसे नहीं बन सकता था। चाहे अफीम की खेती करके या अन्य निषिद्ध वस्तुओं का व्यापार करके, अमीर न बनना ही असली आश्चर्य होगा। 60 अध्याय 58 अध्याय 057 सफलता 60 अध्याय 58 अध्याय 057 सफलता। रिया ओबरॉय ने कार्ड मशीन को गौर से देखा, उसका दिल अर्जुन रायजादा की उंगलियों के साथ तालमेल में धड़क रहा था क्योंकि वह बटन दबा रहा था। वह अपनी दिल की धड़कन की आवाज स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। अंततः अर्जुन रायजादा द्वारा पासवर्ड दर्ज करने के बाद कार्ड मशीन ने एक स्पष्ट बीप ध्वनि जारी की। इसके बाद रसीद छपने की जिपिंग की आवाज सुनाई दी। क्या ये काम किया? लिन जिवेन हक्का बक्का रह गया। ये स्पष्ट था कि कार का प्रसंस्करण सफलतापूर्वक हो गया था तथा उसके बाद खरीद रसीद भी छप गई थी। वह इस पर विश्वास नहीं कर सकी। अर्जुन रायजादा ने लापरवाही से 30 मिलियन फेंक दिए थे। वह पूरी तरह से हैरान थी, क्या यह आदमी वास्तव में एक छुपा हुआ टाइकून था? लिन जिवेन ने खुद को अनियंत्रित रूप से मोहित पाया। क्या ये सचमुच काम कर गया? रिया ओबरॉय भी दंग रह गई। उसने उलझन से मैनेजर झू की ओर देखा और पूछा, क्या आपने गलत खरीद राशि दर्ज की है? लेन देन सफल क्यों हुआ? फाड़ना। अर्जुन रायजादा ने मशीन से छपी रसीद रिया ओबरॉय को दी और मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान ली, कृपया देखिए, ये लेनदेन राशि है। रिया ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा के हाथ से रसीद छीन ली। उसकी खूबसूरत आंखों ने पर्ची को स्कैन किया जिसमें स्पष्ट रूप से 30 मिलियन दिखाई दे रहे थे। रिया ओबरॉय ठिठक गई। विला नंबर 1 का स्वामित्व पूरी तरह बदल गया था। उसे स्वामित्व में परिवर्तन से दुख नहीं हुआ, बल्कि वह ये समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन रायजादा ने घर खरीदने के लिए 30 मिलियन कैसे निकाल लिए। अर्जुन रायजादा, मुझे सच सच बताओ, तुम्हें ये पैसे कहाँ से मिले? रिया ओबरॉय ने अपने लाल होठों को काटते हुए गुस्से से अर्जुन रायजादा को घूरा। यो श्री ली, काम के दौरान मुझ पर हुक्म चलाना एक बात है, लेकिन अब तुम मेरी निजी जिंदगी में भी दखल दे रही हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह कुछ ज्यादा ही है? अर्जुन रायजादा ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान बिखेरी, थोड़ा गर्व महसूस किया और विरोध न कर सका। उसने अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला, एक अपने मुंह में रखा और रिया ओबरॉय को मुस्कुराते हुए देखा। मुझे शक है कि यह पैसा नाजायज है और इसके अलावा मुझे पूरा शक है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं। रिया ओबरॉय ने गुस्से से कहा। अरे, अर्जुन रायजादा ने उसे घूरा और चिढ़कर कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम बैंक मैनेजर लियू को फोन करके पूछ सकती हो कि क्या ये गंदा पैसा है। ये कहते हुए अर्जुन रायजादा तुरंत सोफे से उठ गया और जाने के लिए मुड़ा। अर्जुन रायजादा, यहीं रुक जाओ। रिया ओबरॉय गुस्से में थी। यह आदमी उसके प्रति कोई सम्मान नहीं दिखा रहा था। क्या श्री ली, क्या तुम चाहते हो कि मैं रात के खाने के लिए रुकूं? अर्जुन रायजादा मुस्कुराया, कृपया शर्माओ मत, मुझे अभी भी अपना नया विला देखने जाना है। टीएस, मैं इतने सालों से बहुत गरीब रहा हूँ, सच कहूँ तो मैं पहले कभी किसी विला में नहीं रहा। हा। अर्जुन रायजादा विजयी हंसी के साथ बाहर चला गया। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने रिया ओबरॉय की फरारी देखी और चाल चलने से खुद को रोक नहीं सका।
वह कार की ओर चला गया और माकर से पीछे की ओर एक कछुआ बना दिया। पीछे से देखने पर यह विशेष रूप से स्पष्ट दिखाई देता था। अपनी उत्कृष्ट कृति पूरी करने के बाद अर्जुन रायजादा तुरंत गाड़ी चलाकर चला गया। रिया ओबरॉय अभी भी बिक्री कार्यालय में थी, लिंजिवेन उसके पीछे चुपचाप खड़ा था। मैनेजर झू ने ध्यानपूर्वक खाते की जांच की और फिर कहा, श्रीमान ली, 30 मिलियन खाते में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। मुझे पता है। रिया ओबरॉय ने सिर हिलाया। उसने अपने हल्के सूजे हुए सिर की मालिश की। अपनी उच्च बुद्धि के बावजूद वह समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन रायजादा ने धन कैसे प्राप्त किया था। उसने तुरंत बैंक मैनेजर लियू को फोन किया। उनसे रिया ओबरॉय को पता चला कि पैसा कुछ दिन पहले अर्जुन रायजादा द्वारा जमा किया गया था और उन्होंने उस समय व्यक्तिगत रूप से एक बख्तरबंद कार के साथ इसे एकत्र किया था। कई गवाह मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि फ्लेम ड्रैगन गैंग के सदस्य भी वहां मौजूद थे। इस अंतिम जानकारी से रिया ओबरॉय की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि अर्जुन रायजादा का यान बुआ के साथ कोई अस्पष्ट संबंध था? रिया ओबरॉय का दिमाग बहुत जटिल था, वह तुरंत इसे समझ नहीं पाए। वहां बहुत सारे संदिग्ध बिंदु थे। यदि अर्जुन रायजादा फ्लेम ड्रैगन गैंग के साथ था तो वह तियानिया ग्रुप में क्यों आया? और अगर उसके तियानिया समूह के प्रति बुरे इरादे थे तो वह उसे बार बार क्यों बचाएगा? सवालों की एक श्रृंखला ने रिया ओबरॉय को असहाय रूप से अपना सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। रिया ओबरॉय ने बिक्री कार्यालय को अलविदा कह दिया और अब उनका गोल्फ खेलने का मन नहीं करता। इसके बजाय वह सीधे घर चली गई। उधर अर्जुन रायजादा निश्चित रूप से खुद पर गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन हाउजी, जो उसके बगल में था, खुद को रोक नहीं सका और बोल पड़ा, बड़े भाई, अब आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, एक विला खरीद रहे हैं और सब कुछ, लेकिन क्या आपने सोचा कि 30 मिलियन फेंकने के बाद हम पूर्व सुधार युग में वापस आ गए हैं? तमाचा। अर्जुन रायजादा ने परेशान होकर अपने सिर के पीछे थप्पड़ मारा और कहा, हाँ, इस बार मैं सचमुच बढ़ा गया। इतनी मेहनत के बाद मैंने सारा पैसा उड़ा दिया है। अब मैं फेंग जिक्सियाओ के हॉटपॉट शहर को कैसे संभालूंगा? भाई, क्या तुम्हारे पास अभी भी खर्च करने के लिए 10 लाख से ज्यादा पैसे नहीं हैं? दाजिया मुस्कुराया और बोला, ये काफी से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अर्जुन रायजादा को अचानक एक विचार आया और वह मुस्कुराने लगा और बोला, आज मैं रिया ओबरॉय को एक वास्तविक आंख खोलने वाला अनुभव दूंगा। हे, इससे मुझे निश्चित रूप से मानसिक रोमांच मिला। समूह जियांगन नंबर 1 जिले में चला गया और जैसे ही संपत्ति सुरक्षा ने रिया ओबरॉय की BMW को देखा, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा या उन्हें नहीं रोका, तुरंत जिले के द्वार खोल दिए। अंदर प्रवेश करते ही अर्जुन रायजादा उस स्थान की विशालता देखकर अचंभित रह गया और थोड़ा भ्रमित हो गया। सौभाग्य से उन्होंने पहले ही जिले के नियोजन मानचित्र पर नजर डाल ली थी, इसलिए वे स्मृति के आधार पर विला नंबर 1 को ढूंढने में कामयाब रहे। कार से बाहर निकलते ही सभी लोग विला की विलासिता को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। अरे, अमीर लोग ऐसे ही जीते हैं। दाजिया प्रशंसा से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। हाँ, ये जनरल की हवेली के बराबर है। हाउजी मुस्कुराया और हंसा और अर्जुन रायजादा भी विला की विलासिता की ओर आकर्षित हुआ। बाहर से देखने पर फर्श से छत तक की खिड़कियां पर्दों से कसकर ढकी हुई थीं। विला पहले से ही पूरी तरह सुसज्जित था। विशाल पिछवाड़े में न केवल एक स्विमिंग पूल था, बल्कि एक टेनिस कोर्ट और एक मिनी गोल्फ कोर्स भी था। वास्तव में ये सब रिया ओबरॉय के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब इसका लाभ अर्जुन रायजादा को मिल रहा है। चलो अंदर चले और देखें। अर्जुन रायजादा ने तुरंत मैनेजर झू से मिली चाबियां पकड़ ली और अंदर चला गया। आंतरिक सजावट असाधारण रूप से की गई थी, जिसमें असली चमड़े के कालीन, सोने से जड़े वॉलपेपर, यूरोपीय शैली के रेट्रो दीवार लैंप और लॉबी में सैकड़ों हजारों की कीमत का एक क्रिस्टल झूमर था, जो वास्तव में लुभावना था। यह मानवीय प्रतिभा का प्रमाण था। ये जगह रहने के लिए है या रेस्तरां के लिए है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं राष्ट्रपति भवन में आ गया हूँ। अर्जुन रायजादा मदद नहीं कर सका, लेकिन वैभव को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और जल्दी से ऊपर की ओर चला गया। विला 3 मंजिल का था और तीसरी मंजिल पर एक छत थी, जिसके शयन कक्ष से एक छोटा सा स्विमिंग पूल जुड़ा हुआ था। अर्जुन रायजादा ने तीसरी मंजिल पर मुख्य बेडरूम का दरवाजा खोला तो सामने गुलाबी और सफेद आसमान था, जिसमें टेडी बियर, फर्श से छत तक सुंदर पर्दे और एक स्लाइडिंग अलमारी थी, जिसमें रिया ओबरॉय की खूबसूरत तस्वीरें रखी हुई थीं। अर्जुन रायजादा स्तब्ध रह गया और खुद को कोसने से नहीं रोक सका। अरे, ये तो स्पष्ट है कि यह रिया ओबरॉय का कमरा है। मन ही मन कसम खाते हुए अर्जुन रायजादा वापस नीचे चला गया। ऐसा लग रहा था कि तीसरी मंजिल उनके लिए कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उन्होंने दूसरी मंजिल पर एक कमरा चुना, जहां से एक प्राकृतिक झील दिखाई देती थी और वहां रहने लगे। जहां तक दाजिया और हाउजी का सवाल है, उन्होंने पहली मंजिल पर रहने पर जोर दिया।
अर्जुन रायजादा जानता था कि उन्होंने ऐसा उसकी सुरक्षा के लिए किया था, क्योंकि पहली मंजिल वास्तव में अंगरक्षकों के लिए आरक्षित थी। पहली मंजिल पर स्थित विशाल हॉल में सोफे बहुत ही तार्किक ढंग से व्यवस्थित थे, जो पहली नजर में काफी प्रभावशाली लग रहे थे। अर्जुन रायजादा घर से काफी संतुष्ट था। उन्होंने रियो ओबरॉय की BMW को गैराज में फेंक दिया और कसम खाई कि वह फिर कभी ऐसे आकर्षक रंग की कार नहीं चलाएंगे। एक लाल BMW, जो बिल्कुल किसी मालकिन की कार जैसी दिखती थी, निश्चित रूप से सभी को ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि वह एक रखेल है। चलो चले, खाने और जश्न मनाने का समय हो गया है। अर्जुन रायजादा के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। वे अभी जिले से बाहर निकले ही थे कि फेंग जिक्सियाओ का फोन आ गया। भाई चेन, आप कहाँ हैं? फेंग जिक्सियाओ की आवाज बहुत ही चापलूसी भरी थी। अरे, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें इसकी भनक लग चुकी है ना? अर्जुन रायजादा हंसा और बोला, जी जियाओ, दक्षिण गेट पर आओ। मैं यहाँ हाउजी और दाजिया के साथ खाना खा रहा हूँ, तुम भी हमारे साथ आओ, अपने छोटे भाइयों को भी साथ लाओ। जरूर। जब फेंग जिक्सियाओ ने ये सुना तो कुछ उत्साह महसूस करते हुए उसने एक शब्द भी नहीं कहा और तुरंत अपने छोटे भाइयों को लेकर सीधे दक्षिण द्वार पर चला गया। जियांगन नंबर 1 साउथ गेट के काफी करीब था। यही कारण था कि उस क्षेत्र में संपत्ति की बिक्री आसमान छू रही थी। साउथ गेट पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट को जियागुआई शहर में एक ऐतिहासिक सड़क माना जा सकता है, जो संभवतः इसका सबसे आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र है। अर्जुन रायजादा और अन्य लोगों को वहां एक उचित स्तर का रेस्तरां मिला। जैसे ही फेंग जिक्सियाओ और अन्य लोग पहुंचे, रसोई में पहला व्यंजन परोसा जा रहा था। भाई चेन। फेंग जिक्सियाओ झुका, उसके पीछे 3 छोटे भाई सिर हिला रहे थे और झुक रहे थे। बैठ जाओ, हम सब यहाँ भाई हैं, औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन रायजादा ने अपना हाथ हिलाया और फिर वेट्रेस से चिल्लाया, वेट्रेस, हमारे लिए बियर का एक केस लाओ। आप समझ गए। वेट्रेस ने तुरंत सिर हिलाया, फिर बियर का एक केस ले आए। अर्जुन रायजादा ने फेंग जिक्सियाओ को देखा और हंसते हुए कहा, जी जियाओ, तुम और तुम्हारे छोटे भाई पहले भी खिलवाड़ करते थे। अब मेरे पास आपको मेरा समर्थन करने के लिए देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए यूनिवर्सिटी सिटी के हॉटपॉट शहर को मेरी ओर से एक उपहार समझे। अब से अपने भाइयों को कुछ उचित काम करने में अगुवाई दो। सारा दिन यूं ही इधर उधर घूमते मत रहो। आप जानते हैं कि जो लोग सड़कों पर घूमते हैं वे किनारे पर जीवन जीते हैं, ब्लेड से खून चाटते हैं, है ना?